नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे आपका क्लास 10th का मानव नेत्र तथा रंग-बिरंगा संसार चैप्टर। इससे पहले पहला चैप्टर आ गया, इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। इसमें हम लोग ये दूसरा पार्ट है आपका साइंस का। इसमें देखेंगे हम लोग ह्यूमन आइज़ जो है और आपका कलरफुल वर्ल्ड जो है। तो चलिए, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, लाइन बाय लाइन ये चल रहा है सीरीज़। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि पिछले अध्याय में आपने लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया है। आप यहाँ से और क्या था कि लेंसों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति, उनके सापेक्षिक साइज के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। यह ज्ञान मानव नेत्र के अध्ययन में हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है। तो यहाँ से वही पूछ रहा है कि जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, चाहे वो आपके रिफ्रैक्शन हो या फिर रिफ्लेक्शन हो, तो उसका मानव नेत्र में क्या उसका योगदान है। क्योंकि आपको पता है इसमें भी वही लाइट का ही कंसेप्ट है। कोई भी चीज़ हम लोग देख पाते हैं तो वो प्रकाश के वजह से ही देख पाते हैं। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है। तो वहाँ देख सकते हैं, मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें समर्थ बनाता है। इसकी संरचना में एक लेंस होता है। मानव नेत्र में लेंस लेंस का क्या प्रकार है, तो लेंस का काम पूछ रहा है क्या है, तो अभी देखेंगे क्या काम है। चश्मे में प्रयोग किए जाने वाले लेंस दृष्टि दोषों किस प्रकार संशोधित करते हैं। तो वही देखिए, आपको पता है कि इसमें कई तरह के दोष होते हैं नेत्र में, उसके लिए अलग अलग चश्मा लगाया जाता है। तो कौन कौन से लेंस लगते हैं वो भी देखेंगे इस अध्याय में। तो वही इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे। पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था, तो जो अपवर्तन और प्रकाश या फिर प्रकाश के गुणों के बारे में हम लोगों ने देखा था। इस अध्याय में हम इन धारणाओं का प्रकृति में कुछ प्रकाशीय परिघटनाओं का अध्ययन में उपयोग करेंगे। हम इंद्रधनुष बनने, श्वेत प्रकाश रंगों या वर्णों में विक्षेपण तथा आकाश के नीले रंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सीधे सीधे वही कह रहा है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, या श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, और आकाश का जो रंग है नीला दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है, अंतरिक्ष से काला दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, और सूर्य का सुबह और शाम को लाल दिखाई देना वो किस घटना पर आधारित है। तो सभी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका यही है, मानव नेत्र। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है। तो इसको पहले एक बार 5 मिनट में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा दूसरे स्लाइड में, ताकि थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिटेल में समझ में आ जाए। उसके बाद फिर यहाँ से चर्चा करते हैं, तो ये आसानी से ख़त्म हो जाएगा। वहाँ से आप देख लेंगे थोड़ा सा अच्छे डायग्राम से, तो फिर आपको चीज़ें आसान हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसी में पूरा इसका कार्यप्रणाली देख लेते हैं अलग अलग, तब आपको एनसीईआरटी का जो है वहाँ से फिर लाइन बाय लाइन देखते हैं करके। देखिए इसके ले रहा है ये आपका बाहरी सबसे भाग अगर देखा जाए तो सबसे बाहरी भाग को देखिए, ये अलग अलग उसको अगर देखा जाए तो यहाँ से आप जूम करके देख सकते हैं कौन कौन से पार्ट हैं। तो पहले वहाँ से नाम देख लेते हैं, फिर इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से वही है, देखिए ये स्क्लेरा मतलब आप जो सबसे बाहरी आवरण, आपको पता है कि जो आपका नेत्र है एक गोल मतलब स्फेरिकल की तरह होता है, गेंद की तरह मान सकते हैं कैसे होता है। तो इसको ये 2D में दिखाया है, मतलब ऐसे पूरा गोल होगा ये गेंद की तरह। तो उसका सबसे बाहरी आवरण जो होता है इसको स्क्लेरा इंग्लिश में कहा जाता है, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं दृढ़ पटल। इसको कहा जाता है दृढ़ पटल। तो ये नाम आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कोई भी नाम दे सकता है, हिंदी में भी दे सकता है, इंग्लिश में दे सकता है। उसके बाद कोरॉइड है इसके अंदर। तो देखिए सबसे बाहरी आवरण कौन सा है, दृढ़ पटल है। उसके अंदर वाला जो आवरण है ये कोरॉइड है। कोरॉइड को कहा जाता है रक्तक पटल, रक्तक पटल। उसके नीचे आता है रेटिना, सबसे महत्वपूर्ण भाग है, हिंदी में भी इसको रेटिना ही कहा जाता है, या फिर और भी अलग अलग दृष्टि पटल के नाम से भी जाना जाता है इसको। देखिए ये दृढ़ पटल था और ये दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। तो पहले नाम देख लेते हैं फिर इसका काम देखेंगे। ये फैवा है, मतलब इसको कहा जाता है पीत बिंदु, इसका भी काम देखेंगे अभी। ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, प्रकाशिक तंतु इसे कहते हैं, प्रकाशिक तंतु। ये बाकी जिसमें जितने आपके आर्टरी और वेंस हैं जो वो सब है, मतलब आप देख सकते हैं आँख के अंदर भी कई तरह के आपके होते हैं आर्टरी और वेंस। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो आँख है इसी का ये अलग अलग पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। तो अब ये वाला भाग है, बीच में आपको पता है पुतली होता है, प्यूपिल्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको नेत्र तारा या पुतली कहते हैं।
ये आइरिस है, ये वाला जो नीला नीला दिख रहा है आसमानी कलर का, ये आइरिस है। और ये वही जो आपका दृढ़ पटल था। ये कार्निया है, सबसे बाहरी भाग। देखिए जो दृढ़ पटल है उसी का सामने वाला भाग, ये जो है आप यहाँ देख सकते हैं, ये सामने का भाग है। तो ये वाला जो भाग है, ये सामने का भाग, यही क्या है, ये आपका कार्निया। ये कार्निया है। इसके नीचे आपका एक्वस ह्यूमर, ये इसमें द्रव भरा रहता है, जिसको जलीय द्रव कहते हैं, या एक्वस ह्यूमर। इसके नीचे ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, इसको हिंदी में कहते हैं पक्षमाभि। जो जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम लिख देता हूँ हिंदी में भी, पक्षमाभि मांसपेशियाँ। उसके बाद ये है लेंस, मतलब ये वाला भाग लेंस है। ये बीच में छोटा है जो काला भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये पुतली है या नेत्रतारा इसे कहते हैं। सबसे बाहरी भाग जहाँ से प्रकाश जो है इंटर करता है शरीर के अंदर, वो वाला भाग को कार्निया कहते हैं। प्रकाश यहीं से यहाँ से इंटर करता है, कार्निया से ही। तो देखिए सबसे बात करें तो ये बाहरी वाला आवरण जो है ये मजबूत होता है, इसलिए इसका नाम भी है दृढ़ पटल, जो कि पूरा आँख का सुरक्षा इसी की जिम्मेदारी है। मतलब जिम्मेदारी जो है आँख का को सुरक्षित करना बाहरी आघातों से, वो किसके जिम्मे है, तो वो दृढ़ पटल या स्क्लेरा के। उसके अंदर जो रक्तक पटक है ये काले रंग का होता है, झिल्ली। तो काले रंग होने का कारण क्या है कि इसमें जब प्रकाश प्रवेश करता है तो ये प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है, जिससे मल्टीपल रिफ्लेक्शन ना हो। जैसे कि एक बार गया तो फिर दोबारा इसी में रिफ्लेक्ट ना हो, प्रवर्तित ना होता रहे, इसलिए इसको अवशोषित कर लेता है रक्तक पटल। तो इसका काम ये हो गया। दृढ़ पटल का काम आपको पता होगा क्या हो गया, तो बाहरी आघातों से आँख का सुरक्षा करना या भीतरी भागों का सुरक्षा करना। रेटिना पर ही कोई भी प्रतिबिंब बनता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आता है कि जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है। कैसा बनता है, तो अभी देखेंगे। जो उत्तल, ये बीच में कौन सा लेंस है, तो ये उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस होता है, जो कि मानव नेत्र के अंदर होता है। अब देखिए उत्तल लेंस का काम क्या है कि प्रकाश जैसे सीधे जाएगा तो उसको मोड़ देगा। पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे, इसको अभिसरित कर देगा। तो मोड़ के यहाँ से प्रकाश को मोड़ के कहाँ लाता है वो, तो रेटिना पर ही लाता है, यहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना आपका काम क्या है, यहीं पे प्रतिबिंब बनाना। इसमें दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक आपका शंक्वाकार सेल्स होता है और एक दंडाकार सेल्स होता है। तो वो शंक्वाकार जो होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, रेटिना में दो तरह के क्या पाए जाते हैं, प्रकाशिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक दंडाकार और दूसरा आपका शंक्वाकार। दंडाकार किसके लिए, तो ये प्रकाश के लिए सुगराई होता है, एग्जाम में आ सकता है। प्रकाश के प्रति सुगराई, इसका क्या मतलब है, तो ये प्रकाश जब पड़ता है तो यही उसको एक्टिव, मतलब ये एक्टिव हो जाता है प्रकाश के कारण। तो ये दंडवत या दंडकार जो है, ये क्या है, प्रकाश के प्रति सुग्राही या संवेदनशील कह सकते हैं। शंक्वाकार जो है ये रंग के प्रति है। तो रंग की पहचान पूछा जाए कि किसके द्वारा किया जाता है, जो शंक्वाकार जो कोशिकाएं हैं उन्हीं के द्वारा रंग की पहचान किया जाता है। जिनमें इसका कमी हो जाता है उनमें जो रंग से संबंधित दोष हो जाता है, जिसको आप वर्णांतरा कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो इसी कारण होता है जिनमें इसकी कमी हो जाती है, तो उनमें वर्णांतरा या कलर विजन या कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। दंडाकार में मतलब दंडाकार कोशिकाएं या सेल जिसमें कमी हो जाएगी जिनके आँख में, तो वह उनको कौन सा दोष हो जाता है, तो उनको रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी में आपको पता है रात में दिखाई नहीं देता है, तो ये इसी कारण होता है जिनमें कमी होती है किसके, तो दंडाकार सेल्स का। तो देखिए अब कहाँ तक पहुँच जाते हैं हम लोग, दृष्टिपटल या रेटिना। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, तो रेटिना प्रतिबिंब जो है ये उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। चूँकि आपको पता है कि उत्तल लेंस में मतलब एक ही स्थिति है जिसमें सीधा बनता है, तो वो वही तरह बाहर बनेगा। लेकिन इधर जितने भी बनते हैं राइट साइड में वो सब उल्टा ही बनते हैं और वास्तविक बनते हैं। तो रेटिना पर भी प्रतिबिंब जो है उल्टा और वास्तविक बनेगा। पीत बिंदु एक ऐसा बिंदु है, यहाँ से देख सकते हैं ऐसे डॉट जैसा है, तो ये ऐसा बिंदु है जहाँ पर यदि प्रतिबिंब बनेगा, मतलब यहाँ से आप सोच सकते हैं ऐसे सीधा एकदम पड़ रहा है इसी के मुख्य अक्ष पे, ये लेंस है तो लेंस का मुख्य अक्ष पे लगभग ये पड़ रहा है। तो इस पे यदि प्रतिबिंब बनेगा तो ये सबसे स्पष्ट होता है। तो वो पीत बिंदु है जहाँ पे प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट बनेगा। ऑप्टिकल नर्व का क्या काम है, तो जो भी ये प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर, उसको मस्तिष्क में भेजने का काम इसी के जिम्मे है। यह मस्तिष्क तक भेजता है। आपको पता है मस्तिष्क ही उसके बाद सब कुछ डिसाइड करेगा कि प्रतिबिंब जो बन रहा है ये किस चीज़ का बन रहा है। क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, उसको सीधा करने का भी काम किसका है, मस्तिष्क का ही है। वही अपने जो आपको पता है मस्तिष्क के अंदर तो सब कुछ कंट्रोल होता है।
तो वो वहाँ से बताएगा कि जो भी वस्तु आप देख रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। तो इतनी चीज़ें इधर हो गया। अब देख लेते हैं सामने से कार्निया से प्रकाश जो है प्रवेश कहाँ से करता है, कार्निया से। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक प्रकाश का अपवर्तन कहाँ पे हो जाता है, तो कार्निया के बाहरी भाग पर ही, मतलब ये वाला जो भाग है यहीं पर सबसे अधिक प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। उसके बाद ये एक्वा सॉल्यूशन है अंदर। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये देखिए ये वाला नीचे एक ऐसे दिख रहा है, एक ऐसे ऊपर दिख रहा है। तो ये वाला जो है इसी को इसको कहा जाता है पक्षमावी मांसपेशियाँ। ये वाला हिस्सा दोनों साइड से है, बीच में इसके पुतली है। पुतली कुछ होता नहीं है एक्चुअली में, ये होल है, मतलब ऐसे छिद्र पूरा है पतला सा, यही पुतली है। तो छिद्र है लेकिन बाहर से वही छिद्र होने की वजह से काला दिखाई देता है। ऊपर नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्या है, सॉरी ये पक्षमावी मांसपेशियाँ नहीं, ये आइरिस झिल्ली है। पक्षमावी मांसपेशियाँ ये है। ये वाला क्या है, तो आइरिस झिल्ली जो यहाँ से दिखाया गया है। यहाँ से मैं इसको लाइन दिखा रहा हूँ। ये वाला जो दिख रहा है ऊपर, ये ऊपर दिख रहा है और ये नीचे दिख रहा है ऐसे, ये जैसे सटा हुआ है यानी लेंस के बाहर। तो ये वाला जो है ये आइरिस झिल्ली है, हिंदी में भी इसको आइरिस ही कहते हैं। तो आइरिस झिल्ली ये ऊपर नीचे शटल की तरह काम करता है, जैसे कैमरा जो होता है, कैमरा में जो शटल होता है बाहर, तो वही काम करता है सेम आइरिस। जो आँख का कलर है कि किसी का आँख भूरा रहेगा, किसी का नीला रहेगा, वो किस पर डिपेंड करता है, तो यही आइरिस जो है ऊपर नीचे पर्दा जैसा लगा है, पर्दा खुलेगा तो ये साइज बढ़ जाएगा पुतली का, ये पर्दा ऐसे नीचे आ जाएगा तो इस पुतली का साइज छोटा हो जाएगा। तो पुतली का साइज घटाने बढ़ाने का काम किसके जिम्मे है, तो वो है आइरिस के जिम्मे। आइरिस से जितना चाहेगा उतना प्रकाश अंदर जाने देगा, क्योंकि आपको पता है कि यहीं से प्रकाश अब लेंस में प्रवेश करेगा, कहाँ से, पुतली से ही। तो पुतली का साइज घटा बढ़ा देगा कौन, आइरिस। तो इसी के कारण देखिए दिन में जिससे अब ज़्यादा प्रकाश में रहेंगे तब पुतली को ये छोटा कर देता है ताकि कम ही प्रकाश में आपको दिख जाए। और जैसे अंधेरे में आप जाएंगे जहाँ पे कम प्रकाश आ रहा है तो पुतली का साइज को बढ़ा देता है। तो पुतली का साइज को कंट्रोल करने का किसके जिम्मे काम है, तो वो आइरिस के काम ही है। आइरिस का दो काम है, एक तो पुतली का साइज को कम ज़्यादा करना और दूसरा आँख का कलर, इसी पर डिपेंड करता है। उसके अंदर आपको नेत्र लेंस कैसा है, तो ये उत्तल लेंस है या अभिसारी लेंस है। तो उत्तल लेंस का काम आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इसका काम है प्रकाश को एक तरफ मोड़ देना, मतलब अभिसारित कर देना। तो ये मुख्य हो गए पार्ट अलग अलग और इसके काम। अब यहाँ से देख लेते हैं, ये एक बीच में एक और बिंदु होता है यहाँ पे, जस्ट ये नर्व सिस्टम, नर्व जो ऑप्टिक नर्व है उसी के जस्ट सामने होता है। इसे कहा जाता है पीत बिंदु, पीत बिंदु नहीं, पीत अंध बिंदु इसे कहा जाता है। ऊपर पीत बिंदु था, इसको कहा जाता है अंध बिंदु। अगर इस पर प्रतिबिंब बनता है इस वाले पर तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका नाम भी है अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। तो इतनी चीज़ें हो गई आँख से संबंधित। अब थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं डिटेल में। देखिए यहाँ से अगर चाहें तो ये वाला भाग वही जो दिख रहा था पुतली, ये ब्लैक, ये एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, ये होल है। ये बाहर वाला ये वाला जो भाग दिख रहा है, मतलब यहाँ पुतली से लेकर के और ये वाला, तो यही क्या है, यही आइरिस है। आइरिस झिल्ली जो रंग इसी पे, चूँकि पता है आपको कई लोगों का कलर, सभी का रंग अलग अलग देखने को मिलता है, किसी का नीला किसी का भूरा। तो ये आइरिस झिल्ली यही है, ये शटल की तरह काम करता है। ऐसे सिकुड़ जाएगा इधर तो चारों तरफ से पुतली का साइज छोटा हो जाएगा, और ऐसे फैल जाएगा तो पुतली का साइज बढ़ जाएगा। ये वाला आपका दिख रहा था आपका, जो कि ये पूरा ऐसे गोल यहाँ से अब निकालेंगे, यह का बाहर से दिख रहा है ये, लेकिन ऐसे अब पूरा आँख निकालेंगे तो पूरा गोल ऐसे दिखाई देगा बाहर वाला भाग। तो यही दृष्टि पटल जो वो था, दृढ़ पटल था, उसी का भाग ये है सामने से, जो कि कार्निया है। ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ये ऊपर से पूरा लगभग, मतलब केवल इसमें भी नीचे ही तो अंदर दिखाई दे रहा है ना सब, जो पटल था वो सब नीचे था, लेकिन उसके ऊपर लेयर जो इससे ढका हुआ है पूरा, वही क्या है आपका, तो वही कार्निया है ऊपर वाला, जो सामने से जस्ट आप टच करेंगे यदि आँख को, तो ये वाला जो टच होगा वही भाग क्या है, तो वही कार्निया है। अब यहाँ से रंग देख सकते हैं, अलग अलग रंग है, किसके कारण है, तो सब देखिए बाकी सब तो सेम ही है बाहर का, लेकिन ये बीच वाला केवल चेंज है सबका कलर। तो ये सब किसके कारण है, आइरिस झिल्ली के कारण ये सबका कलर का अलग अलग। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आँख के बारे में होगी। अब चलते हैं सीधे एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी से अब देख लेते हैं एक एक करके कि आपका क्या था। चलिए यहाँ से मानव नेत्र का काम देख लिए वहीं से। अब हम लोग इसमें सीधे देख लेते हैं क्या क्या और चीज़ें हैं आँख के संबंध में।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं मानव नेत्र का अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। सुग्राही का मतलब सेंसिटिव। यह हमें एक अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद और उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। तथापि आंखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना असंभव है। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप समझ सकते हैं कि आँख का कितना महत्व है। आप तो जानते हैं, ये बताना तो है नहीं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह हमें हमारे चारों ओर रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे वही चीज़ें हैं, हिंदी में लिखी हुई है। परितारिका, ये वही जो जिसको आइरिस कहते हैं। पुतली, नेत्रोद, ये बीच में जो द्रव है, क्रिस्टलीय लेंस, ये है। स्वच्छ मंडल जो अभी देख रहे थे, कौन से, ये बाहर वाला कार्निया को ही स्वच्छ मंडल ये कहा है। तो ये पक्षमावी मांसपेशियाँ ऊपर नीचे। अब देखिए पक्षमावी मांसपेशियाँ का काम वहाँ बताना भूल गया। तो ये ऊपर नीचे ये दिख रही हैं, मतलब यहाँ से ये जिस पर क्या है, ये जो लेंस है, लेंस जो है ये टिका रहता है किस पर, पक्षमावी मांसपेशियाँ पर। तो लेंस का साइज घटाना, साइज या कह सकते हैं उसका फोकल लेंथ। जैसे अगर ऊपर से देखिए, ये मान लेते हैं कि ऊपर नीचे दोनों तरफ टिका हुआ है। अब ये मान लेते हैं कि ये नीचे खींच दिया, ऊपर वाला ऊपर खींच दिया, तो लेंस क्या हो जाएगा, ऐसे खिंचा जाएगा ना दोनों साइड से। जब खिंचाएगा तो लेंस पतला हो जाएगा। और जब लेंस पतला हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि लेंस पहले ऐसे था, अब इसको क्या किए कि नीचे से पकड़ के ऐसे और ऊपर से पकड़ के ऐसे खींच दिए, तब ये कैसा हो जाएगा, लेंस और पतला हो जाएगा ऐसे। पहले इसका फोकस दूरी मान लेते हैं कि यहाँ पर था। फोकस दूरी क्या होता है कि यहाँ से मोड़ के यहाँ पर समांतर आते प्रकाश किरण यहाँ मुड़ती हैं। अब लेकिन ये पतला हो गया, तो जाहिर सी बात है ये अब ज़्यादा मोड़ नहीं पाएगा प्रकाश को। तो जो पहले मान लीजिए कि यहीं पर मुड़ के पड़ रहा था यहीं पर, अब ये मुड़ेगा तो, लेकिन ये कुछ दूर तक जाकर मुड़ेगा, मतलब इसका फोकल लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका काम क्या है पक्षमावी मांसपेशिया का, कि लेंस को मोटा या पतला कर देता है, तनाव या फिर दबा करके। वो जब सिकुड़ करके कर सकते, दबाने का मतलब कि सिकुड़ करके। तो जब ये लेंस मोटा पतला होगा तो उसका फोकस दूरी जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि फोकस दूरी को परिवर्तित करने का काम किसका है, तो पक्ष में जो पक्षमावी मांसपेशियां हैं, इन्हीं के द्वारा लेंस का फोकस दूरी परिवर्तित होता है। समंजन क्षमता भी एक आता है इसी में टर्म। तो समंजन क्षमता मतलब वही इसका फोकस दूरी को घटाना बढ़ाना है। नेत्र का जो फोकस दूरी है उसको घटाने बढ़ाने की क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं। और वो किस पे डिपेंड करेगा, तो यही पक्षमावी मांसपेशियाँ। जब आप बुढ़े हो जाएंगे तब आपका पक्षमावी मांसपेशियाँ जो है कमज़ोर हो जाएंगी, तो इसको आसानी से ये घटा बढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए उस समय देखने में परेशानी होगी, तो वो एक तरह से दोष हो जाएगा। चलिए यहाँ सब देख लेते हैं कि जो मानव नेत्र एक कैमरे की भांति काम करता है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, इसे रेटिना कहते हैं या दृष्टिपटल कहते हैं, अभी बताया था। पर प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टिपटल में बनता है। यही वाला है पीछे वाला। पीछे का मतलब ये पूरा होता है, यहाँ से लेके ये पूरा होता है ऐसे। अब देखिए प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। झिल्ली को क्या कहते हैं, कार्निया या स्वच्छ मंडल। तो यही यहीं से प्रवेश करता है। अभी बताया था कि बाहर वाला हिस्सा जो होता है ये पारदर्शी होता है, इधर अपारदर्शी है अंदर, लेकिन बाहर वाला हिस्सा पारदर्शी होता है वहीं से, और वहीं पे सबसे अधिक अपवर्तन भी होता है। ये चित्र दर्शाया गया है 10.1, मतलब इसी चित्र को कह रहा है। यह झिल्ली नेत्र गोलक मतलब ये नेत्र जो गोला है कि अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। इसका व्यास देखिए दिया हुआ है। अब एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि नेत्र गोलक का जो व्यास है ये कितना है। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी टीआरई 3 में, कि टीआरई 3 या टीआरई 2 में था। उसमें पूछा था कि जो आपका ये नेत्र लेंस है, इस नेत्र लेंस का फोकस दूरी कितना होता है। नेत्र लेंस जो है आँख के अंदर, इसका फोकस दूरी कितना होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं, अगर चित्र में देखेंगे तो ये नेत्र लेंस है यहाँ। अब यहाँ से ये यहाँ पर ही तो प्रतिबिंब बनाना होता है ना, तो यहाँ तक का दूरी पूछ रहा है आपसे, यहाँ तक। तो ये नेत्र जो है पूरा गोला, इसका व्यास यदि 2.3 दिया है, जैसे यहाँ नीचे पढ़ सकते हैं 2.3, तब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी जो होगा लगभग कितना होगा, इसी के आसपास तो होगा, थोड़ा सा कम होगा। 2.3 ये पूरा है गोले का, तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर होगा। तो इसका आंसर भी वहाँ पे क्या दिया था, 2 सेंटीमीटर। अब समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में आता है। तो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहिए। चलिए थोड़ा सा पेन का साइज। तो ये फोकस दूरी कितना हो गया, तो फोकस दूरी नेत्र लेंस का 2 सेंटीमीटर होता है। ये
एग्जाम में आने वाला बहुविकल्पी क्वेश्चन है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, जैसा कि मैं बताया था। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजित करता है। देखिए जो लेंस होता है ये भी क्या करता है, फोकस दूरी में समायोजन मतलब घटाना बढ़ाना काम करता है, लेकिन इसमें सहायता कौन करता है, तो पक्षमावी मांसपेशियां जो ऊपर नीचे से इसको पकड़े रहती हैं या जिस पर ये टिका रहता है लेंस, तो वो कार्निया के पीछे संरचना होती है। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। कार्निया के पीछे का संरचना वही परितारिका, यहाँ से देख सकते हैं। परितारिका मतलब आइरिस, ये आइरिस झिल्ली कोई कह रहा है परितारिका। तो ऐसे ये चीज़ें सब पिछले जो उस पर दिखाया था पीपीटी पर, वहाँ देख सकते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करने का काम किसका है, आइरिस का ही, अभी बता दिया था। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो देखिए पुतली का काम क्या है, तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। कितना मात्रा में प्रकाश अंदर जाएगा आँख में, वो किसका काम है, पुतली का। यह नेत्र तारा भी उसे कहते हैं। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जैसा कि मैंने बताया था। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही ग्रंथियां होती हैं। अब ग्रंथियां में बताया कोशिकाएं होती हैं दो तरह के, शंक्वाकार एक और एक दंडाकार। शंक्वाकार जो होता है रंग के लिए सुग्राही और दंडाकार जो है प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, तब विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये सिग्नल द्विक तंत्रिकाओं मतलब द्विक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंच जाती हैं और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है, अंततः इस सूचना को संसाधित करता है जिससे कि हम वस्तु को जैसा है वैसा ही देख लेते हैं। तो ये पूरा अभी बताया था कि जो आपका ये देखिए जो अब वहाँ पे पड़ता है रेटिना पर, तो किसमें जो प्रकाश है वो विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, वही दिक् तंत्रिकाओं के माध्यम से जाता है आपके मस्तिष्क में। मस्तिष्क बताता है कि क्या बन रहा है। अब यहाँ पे आप आ गया नेक्स्ट टॉपिक इसका, नेत्र का समंजन क्षमता। तो देखिए समंजन क्षमता का मतलब ये है कि प्रकाश को अभी बताया कि जब जाता है प्रकाश तो चूँकि आप वस्तु दूर भी है तब भी देख पाते हैं और जब पास में रखी रहती है तब भी देख पाते हैं। तो क्यों देख पाते हैं, क्योंकि अगर वैसे लेंस के सिंपल लेंस की बात किया जाए तो उसका तो लेंस जो इसका फोकल लेंथ जो होगा वो तो फिक्स होगा, लेकिन कोई वस्तु यहाँ है तब भी हम लोग को दिखाई देता है, कोई वस्तु बहुत दूर है तब भी दिखाई देता है। तो इसका क्या कारण है, तो इसका कारण यही है कि इसका नेत्र का एक क्षमता है जिसको समंजन क्षमता कहते हैं, जिसके कारण ये फोकस दूरी को घटा बढ़ा करके वस्तु चाहे कहीं रखी रहती है उसको हम लोग को देखने के लिए समर्थ करता है। तो वही क्षमता ही क्या है, समंजन क्षमता है। तो यहाँ चलिए पढ़ लेते हैं। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमावी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। मैंने बताया था कि लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी घट जाएगा, और लेंस पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से वही दिया है कि अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है तब, जैसे वहाँ देखिए कह रहा है कि जब पेशियां शिथिल हो जाती हैं तो अभिनेत्र लेंस कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ हो जाते हैं। मतलब दूर रहेगा तो फोकस दूरी अधिक यदि हो जाएगा तो फिर दूर की वस्तु भी दिखाई देने लगती है। जब आप आँख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब पक्षमावी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं जिससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ जाने का मतलब क्या है, लेंस मोटा हो जाएगा, इससे फोकस दूरी उसका घट जाएगा तो पास की रखी वस्तु भी दिखाई देने लगेगी। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है, परिणाम स्वरूप अब लेंस जो नेत्र की फोकस दूरी है वो घट जाती है जिससे हम निकट रखी वस्तु को भी स्पष्ट देख पाते हैं। तो ये वही है जिसको मैं चर्चा कर चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ से बाकी आप देख सकते हैं। अब देखिए ये अभिनेत्र लेंस वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करती है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को समंजन या समंजन क्षमता कहते हैं। अब देखिए हम लोग कितना पास का और कितना दूर तक का वस्तु को देख पाते हैं। तो निकटतम हम लोग 25 सेंटीमीटर जो वस्तु है उसको स्पष्ट देख पाते हैं, और यहाँ पे सबसे अधिक समंजन क्षमता लगाना पड़ता है। यह समंजन मतलब नेत्र को सबसे अधिक तकलीफ कब होती है, जब इससे कम होने लगता है तब देखने में। तो यहाँ पे अधिकतम समंजन क्षमता का यूज करके कितना तक हम लोग निकटतम देख पाते हैं, तो 25 सेंटीमीटर। इसी को कहा जाता है निकट बिंदु या नियर पॉइंट। क्या कहा जाता है, निकट बिंदु या नियर पॉइंट। तो अब पूछा जाता है एग्जाम में कि जो यदि जो वयस्क मनुष्य हैं
उनका निकट बिंदु कितना दूर होता है, तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ तक रखी वस्तु को हम लोग स्पष्ट देख पाएंगे कि अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके। इससे कम यदि हो जाएगा तब देखने में दिक्कत होगा। वहीं दूर कहाँ तक देख पाते हैं, तो दूर हम लोग अनंत दूरी तक देख सकते हैं। अनंत का क्या मतलब है, आप चाँद तारे भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत बड़े बड़े दूर दूर ग्रह हैं उनको भी देख पाते हैं। तो वो दूर बिंदु या फार पॉइंट होता है, ये कहाँ होता है, तो ये अनंत पर होता है। यानी कि यदि पूछा जाए कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक देख पाते हैं, तो जैसे ये अगर आपका आँख है ये, तो आँख के सामने से 25 सेंटीमीटर तक मिनिमम, और इधर अनंत तक चले जाइए तो इसके बीच हम लोग कहीं भी वस्तु रख देंगे तो इसको दिखाई देता है। तो यही होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट। चलिए यहाँ से अब कह रहा है कि कभी कभी आयु के कुछ व्यक्ति अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाता है। दूधिया का मतलब देखेंगे धुंधला हो जाता है। तो धुंधला होने के केस में क्या हो जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है, कैटरेक्ट। तो मोतियाबिंद में क्या होता है, जो आपका लेंस जो था वही क्या हो जाता है, धुंधला या दूधिया हो जाता है, जिसको आप देखे भी होंगे, बाहर से भी देखने पर लगने लगता है। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि वापस लौटाना संभव है। तब एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए कि क्या मोतियाबिंद का ऑपरेशन के द्वारा सही किया जा सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा एस, किया जा सकता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन द्वारा उसका चिकित्सा संभव है। चलिए अब आता है दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। तो मतलब कौन कौन से दोष होते हैं आँख में, तो अगर बात करें तो मैं यहीं पे थोड़ा सा उसको, चलिए यहाँ पे दिया भी है कि हम लोग स्पष्ट जब नहीं देख पाए तो भी 2-3 तरह के दोष इसमें होते हैं। वैसे तो होते तो कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 तरह का वर्णन है। एक अभी मैं उधर शुरू में बताया भी था, वर्णांता या कलर ब्लाइंडनेस। तो एक तो वो भी हो गया। दूसरा देखिए ये निकट दृष्टि दोष, एक दूरदृष्टि दोष, एक जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में कोई भी दे सकता है। और जरा दूरदृष्टिया को प्रेस बायोपिया कहा जाता है। इसको नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है, नीचे नाम दिया होगा, क्या कहा जाता है, नियर साइटेडनेस, और इसको फार साइटेडनेस कहा जाता है, और प्रेस बायोपिया। अब देखिए यहाँ पे ये होते क्या क्या हैं, तो उनको पहले थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। और देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो नाम भले दिख रहा है कि निकट दृष्टि, लेकिन काम इसका उल्टा है। निकट दृष्टि तो लिखा है दोष, लेकिन दोष होता है एक्चुअली में दूर का। निकट दृष्टि दोष में हम लोग को कहाँ का नहीं दिखाता है, तो दूर का नहीं दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखाई देगा। देखिए नाम भले उल्टा है, निकट दोष, लेकिन उसमें दूर का दिखाई नहीं देगा, निकट का दिखाई देता है इसमें। दूर दृष्टि दोष में इसी का उल्टा हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, तो ये निकट का दिखाई नहीं देगा। तो नाम के उल्टा इसका काम है, निकट का दिखाई नहीं देगा। निकट कितना, 25 सेंटीमीटर। वही अब वो निकट जहाँ बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा 25 सेंटीमीटर। दूर का मतलब सीधे अनंत। तो ये चीज़ इसमें है। जरा दृष्टि ये कब होता है, दूरदृष्टि है, ये जब उम्र ज़्यादा हो जाता है तो पक्षमावी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसमें ना तो दूर का ही सही से दिखाई देता है, ना ही पास का। तो वो स्थिति आता है जरा दूरदृष्टिया में। चलिए इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं और फिर इनका कैसे इलाज संभव है। तो इलाज के लिए एक फार्मूला आता है यहाँ पे, मैं उसको लिख ही दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो सेशन हो रहा है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के देखते हुए हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो पॉइंट याद करना है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसके लिए एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, दूना। दूना, अब ये दूना का क्या मतलब है कि डी से दूर दृष्टि दोष, यू से उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष, एन से निकट दृष्टि दोष, ये क्या है, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। अब लेंस और दर्पण आप अंतर समझ गए होंगे पिछले चैप्टर में। लेंस पारदर्शी होता है, दर्पण पारदर्शी नहीं होता है। तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाएंगे सही करने के लिए, इलाज करने के लिए, उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। तो ये केवल याद रख लीजिए दूना, यहाँ से आप भूलेंगे नहीं।
चलिए अब एक्चुअली होता क्या है, तो मैंने बताया कि निकट दृष्टि दोष में उसको दूर का दिखाई नहीं देता है, निकट का दिखाई देता है। तो यही स्थिति यहाँ पे डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। तो ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, निकट दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु। और इसमें होता क्या है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है तो इसमें निकट का तो दिखाई देगा, लेकिन जो दूर का वस्तु है वो दिखाई नहीं देता है। अब क्यों नहीं दिखाई देता है, तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो दूर बिंदु है ये कहाँ आ जाता है, ये पास आ जाता है। दूर बिंदु वही बताया था कहाँ होना चाहिए, दूर बिंदु होना चाहिए अनंत पर, और निकट बिंदु कहाँ पे होना चाहिए, तो निकट होना चाहिए 25 सेंटीमीटर पर। लेकिन जो दूर बिंदु है जिसमें कौन सा दोष हो गया हो, निकट दृष्टि दोष, तो उसका दूर बिंदु जो है वो आ जाता है पास में। अनंत का मतलब मैंने बताया था पिछले चैप्टर में कि अनंत से कोई भी प्रकाश आएगा तो वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है बिंदु, ये कहाँ है, यहाँ से देखिए ऐसे तिरछा जा रहा है तो समानांतर नहीं है। तब ये चूँकि कब हो गया, तो इसका जो दूर बिंदु था जो अनंत पे होना चाहिए था वो कहाँ आ गया है, पास में आ गया है। तो अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ हो जाता है, तो दूर बिंदु उसका पास आ जाता है, अनंत से पास आ जाता है। अब चूंकि देखना तो चाहिए उसको अनंत का ना, जो अगर कोई मनुष्य में दोष नहीं है तो वो कहाँ तक देख पाता है, तो वो अनंत तक देख पाता है। लेकिन इस केस में जिसमें निकट दृष्टि दोष है उसको दूर का दिखाई ही नहीं देगा, मतलब उसका दूर बिंदु जो पहले मान लीजिए कहीं इधर रहा होगा अनंत पर, ये खसक के कहाँ आ गया, तो वो आ गया इधर पास में। तो इसका दूर बिंदु पास में आ गया, ये सीधे सीधे मतलब है। तो यहाँ सब देख सकते हैं ये एक्चुअल तब होता क्या है कि जब पास में आ गया तो जो वस्तु कहीं अनंत पे रखी है, जैसे मान लिया आपको एक तारा देखना है, तो तारा से जो कि प्रकाश जो है वो कैसे आएगा, समानांतर आएगा। या फिर सूर्य ही देखना है, उसे डायरेक्ट तो सूर्य देखेंगे नहीं, या चंद्रमा चलिए देखना है आपको, तो प्रकाश ऐसे आएगा समानांतर। अब समानांतर आ रहा है तो ये लेंस जो है ये क्या कर रहा है उसको, ये अभिसारी लेंस है, उत्तल लेंस है, इसका काम है इसे प्रकाश को मोड़ना, तो ये मोड़ दिया। लेकिन ये कहाँ मोड़ के मिले, जहाँ पे काटेंगे वहीं पे प्रतिबिंब बन गया। आई से इमेज लिख देता हूँ, इमेज कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। लेकिन बनना कहाँ चाहिए था, ये वाला रेटिना ये है, इस रेटिना पर बनना चाहिए था। जब तक रेटिना पर नहीं बनेगा तब तक दिखाई नहीं देगा। तो ये प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के कहाँ, रेटिना से पहले ही बन गया। तो रेटिना से पहले बन गया तो प्रतिबिंब तो दिखाई देगा नहीं उसका। तो ये क्या हो गया इसका कि निकट दृष्टि दोष में जो उसका प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, तो रेटिना से पहले ही बन रहा है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि निकट में प्रतिबिंब जो है कहाँ बन गया, निकट ही बन गया। किसके निकट, तो लेंस के निकट। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा रिमेम्बरिंग पॉइंट जो होता है वो यहाँ से समझ सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, तो निकट बन गया। अब इसको निवारण के लिए क्या करेंगे, हम लोग को कहाँ बनाना है, तो ये प्रतिबिंब जो यहाँ बन रहा है इसको बनाना हम लोग को ले जाकर रेटिना पर है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा ये मोड़ के यहाँ ला रहा है, तो कोशिश करें कि ये मोड़ के कहाँ ले जाए, इस पर रेटिना पर ले जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो समानांतर आ रहा है ये वाली किरण, इसको थोड़ा सा हम लोग मोड़ के ऐसे ऐसे ऊपर यदि कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये पहले इधर मोड़ दिए तो ये इसका काम तो है कि इसको फिर से मोड़ेगा ये ऐसे। लेकिन क्योंकि ये पहले से और ऊपर मुड़ गया है तो इसको मोड़ते मोड़ते ये धीरे धीरे पहुंच जाएगा रेटिना तक। तो वही काम यहाँ किए हैं। उसके लिए हम लोगों को पता है कि इसको फैलाना है, तो फैलाने के लिए अपसारी लेंस लगाएंगे, अपसारी या अवतल लेंस। तो यहाँ पे अवतल लेंस लगा दिए हैं। अब ये समानांतर प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, अब अवतल का काम है प्रकाश को ऐसे फैला देना। तो ये फैला दिया है। अब फैलाने के बाद ये जब पहुँचा लेंस पर, तो ये इसका काम तो है मोड़ना, मोड़ा। लेकिन चूँकि पहले से ये इतना फैला हुआ था तो इसको मोड़ते मोड़ते पहुँच गया कहाँ पर, रेटिना पर। तो प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। तो जिसमें निकट दृष्टि दोष है उसके लिए कौन सा लेंस लगा दिए, अवतल लेंस लगा दिए। ये कौन सा है, अवतल है, अवतल लेंस। तो यहाँ सब देख सकते हैं ऐसे। अब इसी का उल्टा कर देंगे, कौन, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लगाएंगे किसमें, तो निकट दृष्टि दोष तो ये हो ही गया। अब बचा है कौन सा, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में कहाँ का दिखाई देगा, देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। ये समझ सकते हैं, नाम के हिसाब से तो उल्टा है काम। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, ये दूर का दिखाई देगा और निकट का दिखाई नहीं देगा। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देगा, निकट का दिखाई नहीं देगा। इसको फार साइटेडनेस भी कहते हैं। तो चलिए इसमें हो क्या रहा है, यहाँ से डायग्राम से देख सकते हैं। ये दूर दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति है,
इसमें चूँकि दूर का तो दिखाई दे रहा है, दूर का मतलब अनंत का दिखाई दे रहा है, निकट का नहीं दिखाई दे रहा है। निकट का क्या मतलब है, 25 सेंटीमीटर का दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका जो निकट पॉइंट है वो दूर चला गया है, तभी तो नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ से वही है, देखिए इसका निकट पॉइंट पहले 25 सेंटीमीटर अगर देखा जाए तो जो दोष नहीं है तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन जो ये बिंदु है इसका निकट पॉइंट एन डैश से इसे दिखाया गया, ये कहाँ चला गया है इसका, तो ये दूर चला गया है, तभी इधर का जो 25 सेंटीमीटर का वस्तु है वो दिखाई नहीं देगा इसे। अब देखिए इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ से ऐसे अगर आ रहा है तो वहाँ से लाइट, तब उसको इसका काम ही है मोड़ने का, तो मोड़ के यहाँ पर बनाएगा। मतलब यहाँ का नहीं दिखाई देगा ना 25 सेंटीमीटर का, उसके दूर का तो उसको दिखाई दे ही रहा है। तो जो दूर का प्रतिबिंब एक्चुअल में कैसे बन रहा है, तो रेटिना पर ऐसे बन जा रहा है यहाँ पर। अब जो 25 सेंटीमीटर पर अगर रखे हैं या 25 सेंटीमीटर के आसपास, तब क्या होगा, तो देखिए ये चूँकि दूर था, थोड़ा सा ऐसे कम मुड़ा हुआ था यहाँ से ऐसे, लेकिन यहाँ से अब देखेंगे पास में तो ऐसे ज़्यादा मुड़ा हुआ है। अब इसको मोड़ना तो चाहेगा, इसका काम ही है अभी साइड लेंस का मोड़ेगा, लेकिन मोड़ते मोड़ते ये जो प्रकाश ये कहाँ पहुँच जाएगा, रेटिना से दूर चला जाएगा। तो इसको देख सकते हैं, इसका याद करने का तरीका है, दूर दृष्टि दोष, प्रतिबिंब कहाँ बन गया, जाके दूर बन गया। किससे दूर, तो ये रेटिना से दूर। निकट दृष्टि दोष में क्या बन रहा था, निकट बन रहा था, किसके निकट, तो लेंस के निकट बन रहा था। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं इसको। अब देखिए इसमें चूँकि प्रतिबिंब हम लोगों को बनाना चाहिए कहाँ पर, रेटिना पर, लेकिन बन रहा है उससे दूर, तो इसको खींच करके हम लोग लाना है रेटिना पर। तो इसको क्या करेंगे, ये जो कम मोड़ पा रहा है उसको और ज़्यादा मोड़ देंगे। अब उसको मोड़ने के लिए इसके बीच में तो आँख फोड़ करके तो इसमें लेंस लगाएंगे नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके बाहर ही हम लोग को लगाना है, चश्मा लगाना है, या फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट लेंस भी आता है वो लगाएंगे, लेकिन इस लेंस के इधर बाएँ साइड ही लगाएंगे, जो भी लगाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इधर एक लेंस लगा देंगे ताकि थोड़ा सा ये अपना काम करके इसको मोड़ दे, और इसका काम है मोड़ना तो ये भी मोड़े, मतलब दोनों मिल के मोड़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मुड़ जाएगा, तो ये पहुंच जाएगा रेटिना पर। तो वही काम यहाँ करेंगे, मोड़ने का एक जवाब अभिसारित करने का काम किसका है, उत्तल लेंस का। तो लगा दिए उत्तल लेंस सामने से ही। अब ये थोड़ा सा मोड़ के देखिए, ऐसे जा रहा था प्रकाश, ऐसे जा रहा था यहाँ से ऐसे, लेकिन इसको ये मोड़ दिया, तो यहाँ से मोड़ा। अब फिर ये लेंस जैसे ही इस लेंस पे पहुँचा, तो इसका भी काम है मोड़ना, तो ये और मोड़ दिया, दोनों मिलकर मोड़ दिए तो ज़्यादा मोड़ दिया, तो जो बाहर जा रहा था वो अब कहाँ बन गया, रेटिना बन गया। तो रेटिना बनेगा तो जाहिर सी बात है दिखाई देगा। तो दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाएंगे, आपका उत्तल लेंस, नाम से ही वही दूना, दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। तो ये संशोधन, आपको केवल यही याद रखना, डायग्राम तो बनाना नहीं है एग्जाम में, जो लोग बोर्ड का एग्जाम देंगे उनको डायग्राम भी बनाना रहेगा। तो चलिए वही था यहाँ पे, जो इसका 25 सेंटीमीटर था। अब एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति हैं उनका निकट बिंदु जो था वो कहाँ रहेगा, तो 25 सेंटीमीटर से दूर रहेगा। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है पूरा, अब इसको पढ़ लीजिएगा, ऊपर में पढ़ा था। ये दूर हट जाता है क्या, इसका जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से स्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी दूर रख के पढ़ना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पास रखे वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल के पीछे फोकसित होती हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इस दोष से उत्पन्न होने के कारण क्या क्या है, तो देखिए इसका कारण क्या है, यहीं से देख सकते हैं। चूँकि ये दोष है, अब दोष में इसका कारण क्या हो सकता है, तो एक तो कारण ये है कि जो इसका फोकस दूरी है ये बढ़ गया हो, फोकस क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया हो। फोकस दूरी या फोकस लेंथ जो है इस लेंस का, वो फोकस दूरी जो है बढ़ गया है, तभी तो ये ज़्यादा दूर जाके बन रहा है ना। तो एक तो कारण ये हो जाएगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि ये जो नेत्र गोलक है, ये गोला, तो ये गोलवा का जो डायमीटर है ये कम हो गया है। मान लेते हैं कि ये पहले ऐसे रहा होगा यहाँ तक, लेकिन ये किसी कारणवश कहीं चोट लग गया या कुछ भी, तो वो गोला जो है ऐसे छोटा हो गया, डाइवर्ट हो गया, तब ये आ गया इधर। तो पहले यहाँ तक था, तो नेत्र गोलक का जो डायमीटर है ये घट जाए या फिर फोकस दूरी बढ़ जाए, तो दोनों कारण इसका हो सकता है। वही इसका उल्टा आपका ऊपर वाले में जो जिसमें हम लोग अवतल लगाए थे, यानी कि निकट दृष्टि दोष, वहाँ पर भी होगा। तो ये इसके कारण हैं। क्या क्या कारण है, दो कारण इसके मुख्यतः हैं। अब उसके कई तरीके से, उसको कहीं चोट लग जाता है किसी का, कहीं मान लीजिए धक्का लग गया आगे आँख में, या आँख पचक गया आपका गोला, तब भी दोष हो सकता है। आपका जो फोकस है वो हो सकता है कि वो आगे या पीछे जो है दृष्टि पटल से या रेटिना से आगे पीछे हो सकता है, तो उस केस में भी दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें दी हुई हैं।
कौन सा लेंस लगाएंगे। अब ज़रा दूरदृष्टिया मैंने बताया था कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ क्या होता है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु जो है वो दूर चला जाता है, मतलब पास रखी वस्तु नहीं दिखाई देगी। ज़्यादातर केस में यही देखा जाता है कि जो बूढ़े लोग हैं या बूढ़े व्यक्ति, उनको निकट रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन दोनों केस हो सकता है ज़रा दूरदृष्टिया में। इसके लिए देखिए सामान्यतः क्या करेंगे, तो जिनको दोनों दोष है तो उनको द्विफोकसी लेंस लगाएंगे, बाई फोकल लेंस लगा देंगे। तो चूँकि आपको पता है कि दूर का भी नहीं दिखाई देगा, उसको निकट का भी नहीं दिखाएगा, तो उसको दोनों लगाना पड़ेगा। चूँकि आपको पता है दूर के लिए कौन सा लगाएंगे, उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस। मतलब यदि दूर दृष्टि दोष उसको हो गया तो उसमें निकट का दिखाई नहीं देगा, तो उसके लिए उत्तल लेंस लगा देंगे। और निकट दृष्टि दोष हुआ तो उसको दूर का दिखाई नहीं देगा, तो उसके लिए अवतल लेंस लगा देंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है और निचले भाग में उत्तल लेंस होता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। चश्मा एक ही रहेगा ऐसे। अब चश्मा के ऊपर वाले भाग में क्या करेंगे, तो ऊपर वाले भाग में अवतल और नीचे वाले भाग में लगा देंगे उत्तल। तो आप देखे भी होंगे कुछ लोग चश्मे के ऊपर से देखते हैं और पढ़ना रहता है तो चश्मे के नीचे से देखते हैं। तो ऐसे एक ही लेंस में दोनों तरह के बना देंगे, उसको द्विफोकसी लेंस या बाईफोकल लेंस कहा जाता है। आजकल संस्पर्श लेंस यानी कॉन्टैक्ट लेंस भी होता है, जिसको आँख में आपको देखे होंगे चिपका दिया जाता है, बाहर चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। यह शल्य हस्तक्षेप के द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन संभव है। चलिए वही चीज़ यहाँ पे दिया है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, तो ऊपर बताया गया है कि फोकस दूरी में परिवर्तन करना वही नेत्र का समंजन क्षमता है। कारण निकट दृष्टि दोष, कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए, तो नाम में क्या दिख गया है आपको, निकट दृष्टि दोष। निकट के लिए क्या लगाएंगे, तो एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, दूना। तो निकट के लिए अवतल लेंस क्या लगा देंगे, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए मानव नेत्र के समान दृष्टि दूर बिंदु तथा निकट बिंदु कितनी दूरी पर होती है, तो दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है, और निकट बिंदु कितना होता है, तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, या विद्यार्थी की दृष्टि दोष से पीड़ित है और किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। आप देखिए वो चूँकि पीछे बैठा है, तो पीछे यानी कि उसको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो दूर का दिखाई किस में नहीं देता है, निकट दृष्टि दोष में। तो इसको कौन सा दोष है, इसको है निकट दृष्टि दोष। और कौन सा लगाएंगे चश्मा, तो इसको अवतल लेंस लगा देंगे। चूँकि दूर, देखिए इसमें फिर से एक बार समझिएगा, नाम जिस हिसाब से है दोस्त का उसका काम उल्टा है। तो उसको श्यामपट्ट में पे नहीं दिखाई दे रहा, वो पीछे बैठा है 25 सेंटीमीटर से दूरी का, उससे नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो उसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये किस में होता है, ये निकट दृष्टि दोष में होता है कि दूर का नहीं दिखाई देता है। अब जब निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस लगाएंगे, तो इसका संशोधन हो जाएगा। अब चलिए नेत्र आपका समाप्त हो गया। अब आते हैं हम लोग प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले प्रिज्म ही समझ लेते हैं, प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म आप देखे भी होंगे कि ऐसे जैसे टेंट लगाया जाता है ना, टेंट, या फिर ऐसे कह सकते हैं मकान, ये वाला पहले वाला झोपड़ी वाला, तो इसी आकार का आपका प्रिज्म होता है। तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे पूरा बना ही दे रहा हूँ, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। इसमें क्या है, तो एक ये वाला भाग ऐसे यहाँ से लेके ऐसे ये वाला आयताकार है, इसके पीछे वाला ये देखेंगे, थोड़ा सा चेंज करके कलर बनाता हूँ तब आपको शायद ज़्यादा दिखे। देखिए यहाँ से एक ऐसे दिख रहा है, ये भी कैसा है, ये भी आयताकार है, और एक नीचे दिख रहा है, ये वाला हिस्सा हरा वाला, ये भी आयताकार है। तो इसमें 3 आयत मिले हैं और 2 ठो यहाँ से ऐसे, थोड़ा सा उसको डायग्राम से चलिए दिखाई देता हूँ ब्लैक कलर से। ये वाला हिस्सा देख सकते हैं, ये वाला एक त्रिभुज है और एक इधर त्रिभुज है, मतलब 2 त्रिभुज और 3 आयत मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रिज्म बना रहे हैं। तो यही आकृति है झोपड़ी जैसे। अब इधर से सामने से इधर से या तो प्रकाश डालिए या तो उधर से डालिए, तो इसमें अब प्रकाश जब पड़ेगा तो इसको कांच से बनाया जा सकता है या फिर किसी भी पारदर्शी माध्यम से बनाया जा सकता है। और जब कांच से बनाएंगे तो जाहिर सी बात है माध्यम परिवर्तित हो जाएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगा तो अपवर्तन होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोगों को देखना है। अब एक चीज़ और देखिए कि ये वाला जो कोण यहाँ पे दिख रहा है, इसको मान लेते हैं ए है,
ये जो आपके आयताकार जो हैं ये भाग, इनसे जो झुकाव के कारण ये जो कोण बना है, इस कोण को ए से दिखाते हैं जनरली, और इसका नाम है प्रिज्म कोण। इसका क्या नाम है? प्रिज्म कोण। तो इसका काम अभी देखेंगे इसमें। तो यहाँ से वही दिया भी है, और देखिए जितना चीज़ बताए हैं वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पढ़ना चाहिए। चलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ ही दे रहा हूँ। कह रहा है कि आप अध्ययन कर चुके हैं कि एक आयताकार कांच के स्लैब से गुजरने वाला प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है समांतर अपवर्तक पृष्ठों के लिए, जैसा कि कांच के स्लैब में होता है अपवर्तित। ये पिछले चैप्टर में था। अपवर्तित किरण आपतित किरण के समांतर होती है तथा वे पार्श्व में या कुछ विस्थापित हो जाती है। किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होगा? कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म पर विचार कीजिए। तो इसके दो त्रिभुजाकार आधार, कितने? दो त्रिभुजाकार आधार और तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। दो पार्श्व पृष्ठ फलकों के बीच का कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं, अभी बताया था। चलिए अब क्रियाकलाप करना है, तो यहाँ से अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए उससे पहले थोड़ा सा सोचने के लिए कह रहा है, तो सोच भी लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि हमारे नेत्र हमारी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहते हैं? अब देखिए, आपको पता भी है किसी कारण जो नेत्रदान करते हैं तो उनका जो नेत्र जो है निकाला जाता है, तो वो मरने के बाद ही निकाला जाता है। अपनी मृत्यु के पश्चात नेत्रदान करके हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन को प्रकाश से भर सकते हैं। विकासशील देशों के लगभग 3.5 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है तथा उनमें से अधिकांश के, ये थोड़ा सा इसे डेटा दिया है, ये डेटा आपको याद नहीं रखना है। उनमें से अधिकांश की दृष्टि ठीक की जा सकती है। कार्निया अंधता से पीड़ित लगभग 45 लाख व्यक्तियों को नेत्रदान द्वारा कार्निया प्रत्यारोपण, देखिए मेन पॉइंट यहाँ पर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधे पूछता है कि जो व्यक्तियों का आई ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें किस भाग का ट्रांसप्लांट होता है? तो वो होता है कार्निया का। कौन सा भाग का होता है? कार्निया का। अभी देखे थे कार्निया ऊपर भाग में। कार्निया का ही प्रत्यारोपण होता है, एग्जाम में रिपीट होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक से किया जा सकता है या ठीक किया जा सकता है। इन 45 लाख व्यक्तियों में 60% बच्चे हैं 12 वर्ष से कम आयु के। अतः हमें दृष्टि का वरदान प्राप्त है, तो क्यों ना हम उन्हें अपने नेत्र देकर जाएं जिनके पास दृष्टि नहीं है। नेत्रदान करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब यहाँ पे वही बताया है कौन कौन लोग नेत्रदान दे सकते हैं या कौन कौन नहीं कर सकते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। करेक्ट, नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग या लिंग का हो सकता है, मतलब कोई भी नेत्रदान कर सकता है। चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह या उच्च रक्तचाप में जो है कि मतलब डायबिटीज़, और जिनको ब्लड प्रेशर के मरीज जो हैं वो भी, या फिर दमे के रोगी जो हैं ये भी जो है नेत्रदान कर सकते हैं। केवल वही नहीं कर सकते हैं जिनको क्या है, संक्रामक रोग है पहले से, तो वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। चलिए, कितने मृत्यु के पश्चात कितने समय तक ये काम करता है नेत्र? तो 4 से 6 घंटे तक नेत्र, मतलब इसके भीतर निकाल लिया जाना चाहिए। अतः समीप के नेत्र बैंक तुरंत सूचित कर नेत्र बैंक टीम दिवंगत व्यक्ति के घर या अस्पताल से नेत्र निकाल लेगी। नेत्र निकालने में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यह एक सरल प्रक्रिया है, इसमें किसी भी प्रकार का विरूपण नहीं होता, ज़्यादा चीड़-फाड़ नहीं होता, बाहर से ही निकाल लिया जाता है। अब देखिए कौन नहीं कर सकता है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे व्यक्ति जो एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, जलभीति मतलब रेबीज जिनको है, फिर एक्यूट ल्यूकेमिया जिनको है, टिटनेस जिनको है, हैजा जिनको है, या फिर मेनिंजाइटिस है, और मस्तिष्क शोथ जिन्हें है, ये जो है नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये संक्रामक रोग है, ये लोग नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। चलिए बाकी के यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ कि नेत्र का एक युगल मतलब एक जोड़ा जो है ये कार्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब एक व्यक्ति का यदि दोनों आँख को दान करेंगे तो उससे लगभग 4 व्यक्तियों को आँख जो है वो ठीक किया जा सकता है। चलिए बाकी ये कुछ क्रियाकलाप है, यही वही आपका प्रिज्म जो अभी ऊपर बताया था, प्रिज्म कैसे अपवर्तन होता है वो दिखाया गया है। तो देखिए एक कंसेप्ट आपको पिछले चैप्टर में बताया गया था कि जब माध्यम परिवर्तित होता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। मान लेते हैं कि ये क्या है, ये माध्यम 2 है, ये माध्यम 1 है। ऊपर मान लेते हैं कि ये वायु है और नीचे क्या है, ये कांच है। तो कांच आपको पता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और वायु का कम होता है, तो प्रकाश जो है यहाँ से ऊपर से इसमें प्रवेश करेगी। तो देखिए ये वाला सतह के लंबवत एक जो ये खींचे हैं लाइन, ये क्या है, नॉर्मल है। अब जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करेगी, मतलब वायु विरल माध्यम है प्रकाश के संबंध में, और
कांच सघन माध्यम है, तो आपको पता है कि ये सीधे ना जाके क्या होगा, ये ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा, किधर मुड़ जाएगा, तो ये जो ये आपका ये अभिलंब है नॉर्मल, इसी के साइड में मुड़ जाएगा। जब विरल से सघन में जाता है तब प्रकाश किधर मुड़ता है, तो अभिलंब के साइड झुक जाता है। यही काम उल्टा होगा, जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। तो वही काम यहाँ प्रिज्म में भी होगा। चलिए एक एक करके देख लेते हैं इसी डायग्राम से, ज़्यादा इस पर चर्चा करने से कोई मतलब भी नहीं बनेगा। यहाँ देखिए ये प्रकाश की किरण है, ऐसे इंटर कर रही है इधर से। वही सतह कौन सा है, आयताकार वाला, ये सामने से दिखाया गया है, जिसमें बताया था कि 2 त्रिभुज होता है साइड साइड से, तो यहाँ सब देख सकते हैं। अब देखिए जब प्रकाश इंटर की तो यहाँ पे ये जो सतह है यहाँ से ऐसे, इस सतह का जो ये लंब है, इस पर नॉर्मल खींचे हैं, इसको एन से दिखाए हैं। जब प्रकाश की किरण ऐसे पी क्यू होते हुए पड़ी इस पर, तब क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा, क्योंकि ये कांच का मान लेते हैं कि बना है जो प्रिज्म है, और बाहर क्या है, वायु है। तो जब वायु से कांच में प्रवेश करेगा तब प्रकाश किधर झुकेगा, तो प्रकाश की किरण जो है ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब आपको पता है, देखिए इधर है, ये वाला अभिलंब है, एन डैश एन डैश ये अभिलंब है। तो यहाँ से जब प्रकाश यहाँ पड़ी तो फिर ये किधर, इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे जी से होते हुए एच की तरफ, लेकिन ये जाएगा किधर, तो यहाँ से मुड़ के इधर होके यहाँ पहुँच गया एफ पर। अब क्यों मुड़ा, तो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या है, ज़्यादा है, तो इसीलिए अभिलंब की ओर झुक गया। तो पहुँच गया अब कौन सा पॉइंट पर, यफ पर, और यफ पर गया तो फिर से वही काम होगा, इसके परपेंडिकुलर ये एम डैश जो कि नॉर्मल का हलाएगा यहाँ, या अभिलंब, तो ये अभिलंब से दूर हटेगा, क्योंकि अब क्या है, अब कांच से हम लोग वायु में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब कांच से वायु में जाएगा मतलब विरल सघन से विरल में, तब अभिलंब से दूर हट गया। तो अभिलंब ये है आपका यहाँ से, और इससे ये दूर हट गया है, मतलब इधर से होते हुए आर एस से होते हुए इधर से प्रकाश जो है ये बाहर निकल जाएगी। अब जो प्रकाश की किरण आ रही है उसे कहेंगे आपतित किरण। पिछले चैप्टर में भी देखे थे कि आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण। यहाँ से जो अपवर्तन हो गया तो ये हो गया आपका अपवर्तित किरण, और यहाँ से निकल रही है तो निकलने को निर्गत किरण, निर्गत किरण। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे देख सकते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत। निर्गत मतलब एग्जिट। अब जो एंगल है देखिए, एंगल जो आपतन कोण है उसको आई से दिखाया जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये अपवर्तन कोण है आर से दिखाया गया, स्मॉल आर से, और ये है आपका एंगल ऑफ एग्जिट, मतलब जो एग्जिट हो रहा है तो इसको ई से दिखाया गया है। अब देखिए इसमें अगर देखा जाए कि आपतित किरण और निर्गत किरण को जब दोनों को मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं ये कहाँ पर मिलेंगे, ये मिलेंगे जी पर। और जब जी पर मिलेंगे तो यहाँ से एक कोण बन रहा है जो किसके किसके बीच, तो आपतित किरण और ये निर्गत किरण के बीच एक कोण बन रहा है, इसको डी से दिखाया है। डी को कहीं कहीं जब आप उच्च कक्षा में देखेंगे या उच्च कक्षा के बुक तो उसमें डेल्टा से दिखाया रहेगा। तो ये जो किसके किसके बीच, आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य जो कोण बन रहा है इसे कहा जाता है कौन सा, एंगल ऑफ डेविएशन या फिर विचलन कोण। क्या कहा जाता है इसको, एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण। इसको जनरली किससे, डेल्टा से दिखाया जाता है या फिर यहाँ पे डी से दिखाया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे अब देखिए एग्जाम में क्या पूछेगा, तो सीधे वहाँ पूछेगा कि आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विचलन कोण कहते हैं। ये प्रिज्म कोण है यहाँ पर, इसको ए से दिखाया गया है। ये आपतन कोण है आई, ये अपवर्तन कोण आर, ये प्रिज्म विचलन कोण डेल्टा या डी, ये एग्जिट कोण ई। अब इसके बीच एक रिलेशन आता है, फार्मूला, जिसको प्रिज्म सूत्र कहते हैं या प्रिज्म फार्मूला, तो वो भी देख लीजिए, इसमें दिया नहीं है लेकिन एग्जाम में आ सकता है। देखिए प्रिज्म कोण हम लोग पहले इससे पढ़े थे, स्नेल का नियम, कि एन जो है अपवर्तनांक, एन बराबर होता है साइन आई बटे में साइन आर। तो ये किसका था, स्नेल का नियम था अपवर्तन से संबंधित। अब देखिए इसी में अगर इसमें आई का मान निकालेंगे, ये वाला आई, तो ये पूरा आई हो जाएगा, क्योंकि अब मैथ के हिसाब से देखेंगे तो ये आई है तो ये भी आई पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये पूरा आई किसके बराबर आता है, तो जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आई का मान, आई का मान आ जाएगा ए प्लस डेल्टा, डेल्टा यही है विचलन कोण, और ये बटे में 2, ये आई का मान आता है ए प्लस डेल्टा बटे 2। वैसे ही आर जब देखेंगे तो यहाँ पे आर का मान आएगा, ये स्मॉल आर का मान ए बटे 2, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये हो जाएगा एन बराबर साइन आई, मतलब साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 बटे में साइन आर का जवाब पे हो जाएगा ए बटे 2।
तो ये फार्मूला कहलाता है प्रिज्म का सूत्र या प्रिज्म फार्मूला। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एंगल ऑफ डेविएशन दे देगा डेल्टा का मान कुछ, ए का मान दे देगा कि प्रिज्म कोण इतना है, तो आपसे पूछ लेगा अपवर्तनांक कितना होगा उस प्रिज्म जो पदार्थ से बना है उसका। तो यहाँ से इस चीज़ को, इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। चलिए अब इसके बारे में दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा। विचलन कोण वही अभी एंगल ऑफ डेविएशन बताया यहाँ पे सब कुछ, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। कांच के, अब कह रहा है कि कांच के जो प्रिज्म है वहाँ से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, श्वेत मतलब श्वेत को वाइट लाइट कहते हैं, वाइट लाइट। और वाइट लाइट में जनरली क्या होता है, सभी तरंग दैर्ध्य होते हैं। इसको कह सकते हैं इसमें सातों रंग हो, सातों रंग कौन कौन से आपको पता है। जो सातों रंग यदि किसी में हैं तो उसको कहेंगे श्वेत प्रकाश, या सात रंग यदि मिल जाएंगे वही जो सातों रंग हैं वैनिया पिनाला तो, या फिर विबग्योर, तो वो कौन सा रंग बन जाएगा, श्वेत रंग बन जाएगा या वाइट लाइट। इसमें लगभग देखा है तो सभी तरंग दैर्ध्य उपस्थित होते हैं जो दृश्य प्रकाश है उसका पूरा। तो इसको विक्षेपण, विक्षेपण मतलब डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। तो किसके द्वारा, बाय प्रिज्म, किसके, कांच के, मतलब ग्लास प्रिज्म। तो यहाँ से हम लोग देखना डिस्पर्जन, डिस्पर्जन होता क्या है। तो अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो जो श्वेत प्रकाश है, मतलब सूर्य से अगर देखा जाए, सूर्य से आने वाला लाइट जो है वो अगर प्रिज्म से पड़ता है तो अपने सातों रंगों में विभक्त हो जाता है। सातों रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, तो ये कहा जाता है विक्षेपण या परिक्षेपण या फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ ध्यान देना। सीधे वही सात रंग में विभक्त होना ही परिक्षेपण कहलाता है या फिर डिस्पर्जन कहलाता है। बाकी इसमें ज़्यादा दिमाग खपाने की आवश्यकता है नहीं। तो इसी कारण आपका जो है क्या बनता है, इसी घटना पर आधारित है कौन सा, इंद्रधनुष का बनना। वैसे इंद्रधनुष में कई ठो घटनाएं होती है, उसको भी अभी चर्चा करेंगे। लेकिन एक कारण उसमें ये भी है कि देखिए इंद्रधनुष में भव्य रंग जो है उसमें मेन कारण जो है वो यही है, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण या डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। तो चलिए यहाँ से पढ़ लेते हैं हम लोग। श्वेत प्रकाश, सूर्य के श्वेत प्रकाश से हमें इंद्रधनुष के विभिन्न रंग किस प्रकार, वर्ण को रंग कहा जाता है, किस प्रकार प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रश्न पर विचार करने से पहले हम प्रिज्म से होने वाले प्रकाश अपवर्तन को देखते हैं। कांच के प्रिज्म से झुके हुए अपवर्तक पृष्ठ एक रोचक परिघटना दर्शाते हैं। आइए इसे क्रियाकलाप द्वारा देखें। चलिए क्रियाकलाप आप करते रहिएगा, यहाँ से देख लीजिए। संभवतः प्रिज्म ने आपतित श्वेत प्रकाश या वर्णों को पट्टी में विभक्त कर दिया। इससे रंगीन पट्टी को दोनों सिरों पर दिखाई देने वाले रंगों को नोट कीजिए। पर्दे पर दिखाई देने वाले वर्णों का क्रम क्या है। तो यहाँ से अब सीधे सीधे ये कह रहा है कि यहाँ से कोई ये वाइट लाइट आई और ये जैसे ये पड़ा यहाँ पे तो अपवर्तन हुआ, और अपवर्तन के साथ साथ इसमें वर्ण विक्षेपण हुआ। और वर्ण विक्षेपण मतलब जो अलग अलग कलर थे वो टूट गए अपने अपने रंगों में या अपने अपने अवयवों में। तो अब चूंकि ये टूटते भी क्यों हैं, तो ये अलग अलग रंगों के लिए जो ये कांच का बना हुआ है तो इसका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। ये कह सकते हैं इसके अलग अलग रंगों का चाल अलग अलग होता है। तो जिसका चाल कम हो जाएगा उस माध्यम में वो ज़्यादा मुड़ेगा, जिसका चाल अधिक रहेगा तो वो कम मुड़ेगा। तो चाल सबसे अधिक किसका रहता है, लाल रंग का, तो ये दूर तक जाता है मतलब कम मुड़ता है। सबसे कम चाल किसका हो जाएगा, या सबसे अधिक अपवर्तनांक किसके लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किसके लिए, तो ये ब्लू कलर के लिए। तो ये आ जाएगा कहाँ, ब्लू नहीं वायलेट। तो ये आ जाएगा सबसे अधिक अपवर्तन हो जाएगा इसका। तो एक लाइन में यहाँ यदि लिखना चाहें कि रंग के हिसाब से, अब देखिए रंग कैसे होते हैं, तो यही सीधे विबग्योर, विब मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस सीरियल नंबर से यहाँ देख सकते हैं सबसे कम कौन मुड़ा है तो रेड, और सबसे अधिक कौन मुड़ा है तो वायलेट। ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि किसका अपवर्तन सबसे अधिक होता है, तो वायलेट कलर का मतलब बैगनी कलर का। सबसे कम किसका अपवर्तन होगा तो रेड कलर का। इसीलिए इसका यूज कहाँ करते हैं रेड कलर का, तो जितने भी आपका सिग्नल है वहाँ पर रेड कलर लगाया जाता है ताकि उसका अपवर्तन कम हो, जिससे दूर तक दिखाई दे वो। तो इसका कारण यही पूछा जाता है। अब देखिए इससे संबंधित एक फार्मूला भी है। फार्मूला चलिए ऊपर वाला ही, अब सब अलग अलग रंगों के लिए फिर अलग अलग हो जाएगा तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, एक ही फार्मूला याद रखिए। यहाँ से हम लोग को देखना है अब हाँ, अगर पूछा जाए कि किस रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक है, तो अपवर्तनांक मैं यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ। अपवर्तनांक को जनरली म्यू से या फिर यन से दिखाते हैं। तो चलिए मैं म्यू से लिख देता हूँ। अपवर्तनांक किस कलर के लिए, तो सबसे ज़्यादा बैगनी, फिर इससे कम इसके लिए, तो ये हो जाएगा वही सीरियल नंबर से विबग्योर।
तो ऐसे मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ से पूरा लास्ट में रेड। तो अपवर्तनांक पूछेगा यदि आपसे, तब ये हो जाएगा सबसे अधिक अपवर्तनांक किस कलर के लिए, तो ये हो जाएगा वायलेट के लिए। सबसे कम अपवर्तनांक रेड के लिए। यदि आपसे चाल पूछे दे, तो चाल किस कलर का अधिक होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ चाल को V से, रेड चाल किसका सबसे अधिक, रेड का। फिर ऐसे सीरियल नंबर से आ जाएंगे, ऑरेंज का, फिर येलो का, फिर ग्रीन का। सबसे कम किसका होगा चाल, तो सबसे कम चाल होगा बैगनी का या वायलेट का। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से, अब तरंगदैर्ध्य यदि पूछ दे आपसे कि तरंगदैर्ध्य किसका अधिक होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको भी। तरंगदैर्ध्य के मामले में देखा जाए तो तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से दिखाते हैं, तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है, रेड का। इसके बाद सीरियल नंबर से ऐसे जाएंगे, और सबसे कम किसका हो जाएगा तरंगदैर्ध्य, तो ये हो जाएगा वायलेट का। तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है किसका कितना होता है। तो आप जानते हैं जो दृश्य तरंगदैर्ध्य वो कितना से कितना तक है, तो लगभग 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम तक होता है, जो हम लोग देख पाते हैं। यही 7 रंग उसमें पड़ते हैं। बैगनी का अब कम होता है, लगभग कितना 4000 एंगस्ट्राम के आसपास, कहीं कहीं 3900 एंगस्ट्राम दिया रहेगा, और इसको कहीं कहीं 7800 दिया रहेगा, और कहीं कहीं 8000 तक। तो इसके रेंज में होता है। इससे कम जाएंगे तो आप फिर UV लाइट हो जाएगा, इसके ऊपर जाएंगे तो IR रेंज आ जाएगा, मतलब अल्ट्रा वायलेट सॉरी, मतलब इंफ्रारेड हो जाएगा, नीचे अल्ट्रा वायलेट। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। अब उम्मीद करते हैं कि इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बाकी यहाँ से आप पढ़ लीजिए पूरा क्या क्या है। आपने देखा कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म, हाँ ये वाला जो ये पूरा बना हुआ है 7 रंग का, इसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम। तो यहाँ से दिया हुआ है कि ये जो पूरा आपका ये डिजाइन बन रहा है, मतलब 7 रंग होगा, इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और जी अवयवी में वर्णों में विभक्त होने की घटना को ही विक्षेपण कहा जाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आपने देखा कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। हमें ये वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर मुड़ते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, जबकि बैगनी सबसे अधिक झुकता है, इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती है। तो मैं अभी बता दिया। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये प्रैक्टिकल है, जिसको कौन किए थे, आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले किए। इन्होंने क्या किया कि 2 ठो प्रिज्म लिए, एक को ऐसे रख दिया, तो जाहिर सी बात है अब जब प्रिज्म है तो प्रिज्म का काम क्या है, वर्ण विक्षेपण करेगा। यहाँ से जब व्हाइट लाइट गई तो इसको अलग अलग रंगों में बांट दिया, 7 रंगों में। अब फिर इसी के साइड में एक और उल्टा लगा दिए, ऊपर से देख रहे हैं, तो फिर ये क्या करेगा, जो बटा हुआ है इसको एक साइड मोड़ के फिर से वही श्वेत प्रकाश बना दिया। तो ये जब दो, अगर आपसे पूछ सकता है कि 2 प्रिज्म को अगर उल्टा रख देंगे तो जो श्वेत प्रकाश है उसके अंत में कैसा परिणाम मिलेगा, तो फिर से वही श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंजी मिलेगी वहाँ पे। अब इंद्रधनुष का बनना यहाँ पे है। अब इंद्रधनुष का बनने में आप देख सकते हैं क्या क्या घटना है, तो मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ। इंद्रधनुष कब बनता है, जब मौसम साफ रहता है, या फिर जैसे वर्षा हुआ रहता है, और फिर जैसे मौसम थोड़ा साफ होता है, तो आपको पता है कि वायुमंडल में जो वर्षा की बूंद पड़ी रहती हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि सूर्य यदि इस साइड है, सूर्य इधर है, तो इसके अपोजिट दिशा में ही इंद्रधनुष बनता है। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए, सूर्य जिधर है उसके जस्ट अपोजिट दिशा में ही जो इंद्रधनुष देखने को मिलता है। अब इसमें कौन कौन सी घटना होती हैं, तो यहाँ से समझ लेते हैं। ये सूर्य का वाइट लाइट आ रहा है, मतलब श्वेत प्रकाश, जैसे ही पड़ा, ये एक बूंद दिया हुआ है यहाँ पे वर्षा का, तो बूंद में पड़ेगा तो आपको पता है कि ये वायुमंडल है, वायुमंडल मतलब वायु होगा। इसमें वायु का अपवर्तनांक जो है कम है, पानी का अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो प्रकाश क्या होगा, यहाँ से अपवर्तन होगा, उसका विलंब की ओर झुक जाएगा। तो अपवर्तन हुआ, और साथ ही साथ यहाँ से वर्ण विक्षेपण भी हुआ, मतलब 7 रंगों में अपने वो टूट जाएगा। 7 रंग में टूटा, फिर यहाँ पे जैसे ही पहुँचा इस वाले पॉइंट पर, तब उसका हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी घटना हुई, तो यहाँ पर हुआ अपवर्तन, और साथ ही क्या हुआ, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। कितनी घटनाएं इसमें हो गई, एक तो अपवर्तन हो गया, दूसरा वर्ण विक्षेपण हो गया, तीसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर वही काम यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात फिर से यहाँ पे आएगा, अपवर्तन होगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये 7 रंग दिखाई देगा अलग अलग। तो आपको लगेगा कि इंद्रधनुष, मतलब वही इंद्रधनुष का जो दिखाई देता है वो 7 रंगों में वही दिखाई देता है, ऐसे टूट करके। तो अब इसमें पूछा जाए कौन कौन सी घटना हुई, तो अपवर्तन हुआ और
वर्ण विक्षेपण हुआ तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। 3 घटनाओं को मिलाकर के इंद्रधनुष बना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, वही यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंद अपवर्तित तथा विक्षेपित तो तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तन करती हैं, समझ रहे हैं ना। अंततः जल की बूंदों से बाहर निकलने के समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। प्रकाश के विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण विक्षेपण नेत्र तक पहुँचते हैं। यदि सूर्य आपके पीठ की ओर हो और आप प्रकाश की ओर धूप वाले किसी दिन किसी जल प्रपात या जल के फव्वारे को देखें तो आप इंद्रधनुष का दृश्य देख सकते हैं। मतलब जिधर सूर्य होगा उसके अपोजिट दिशा में आप इंद्रधनुष देख सकते हैं। देखिए कुछ घटनाएं हैं जहाँ से एग्जाम में आता है क्वेश्चन। एक तो है वायुमंडलीय अपवर्तन, जो आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है, इससे संबंधित कई घटनाएं हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना। ये काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो तारों का टिमटिमाना है वो किस घटना पर आधारित है, तो वो वायुमंडलीय अपवर्तन। और वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर आपको पता है कि ऐसे कई ठो मतलब वायु के पूरा लेयर ही है, अलग अलग डेंसिटी है। तो जो इधर जो पास में होगा पृथ्वी के सतह के, उसका डेंसिटी अधिक होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी उसका कम होता जाएगा। मतलब ऊपर विरल माध्यम हो जाएगा और नीचे सघन माध्यम हो जाएगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं, जो हल्की गैसें होती हैं वही तो ऊपर जाती हैं ना, तो ऊपर विरल माध्यम। जब और चले जाएंगे अंतरिक्ष में तो वहाँ पे कोई आपको एटमॉस्फेयर ही नहीं दिखेगा, मतलब वो निर्वात हो जाएगा। तो वहाँ पे मतलब घटनाएं होंगी ही नहीं ये सब। अब देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण जब इसमें एंटर करता है वायुमंडल में, तब क्या होता है, तो चूँकि डेंसिटी जैसे जैसे परिवर्तन होता जाएगा वैसे वैसे उसका अपवर्तन होगा। तो फिर ये प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुड़ने लगती हैं। तो जो अपवर्तन जो ये तारों का टिमटिमाना है वो भी इसी घटना के कारण है। क्योंकि तारे कहाँ होते हैं, बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर। और ये अगर देखा जाए तो एक बिंदु स्रोत की तरह ये काम करने लगते हैं। यहाँ से मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण आई, मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई और इंटर की कहाँ, वायुमंडल में। और वायुमंडल में जैसे एंट्री की तो आपको पता है ये फिर डेंसर मीडियम आने लगा। डेंसर मीडियम आया तो मान लेते हैं ये नॉर्मल है ऐसे एन, तो नॉर्मल की ओर क्या होगा, झुकेगा ना। तो जो पहले ऐसे सीधे जा रहा था वो नॉर्मल की ओर झुक के ऐसे आने लगेगा, फिर ये मुड़ता ही रहेगा। तो ऐसे थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, मतलब ऊपर से आएगा नीचे और तिरछा होकर पहुँचेगा पृथ्वी पर। तो जो यहाँ व्यक्ति होगा उसको ये थोड़ा सा दूसरे साइड दिखाई देगा, कहीं इधर, मतलब आभासी वो दिखाई देगा इधर। चूँकि ये भी आपको पता है कि ये जो वायुमंडल है ये इसका तो एकदम फिक्स तो है नहीं कि इतना ही डेंसिटी है। ये थोड़ा सा मतलब कम ज़्यादा भी होता रहता है ऊपर नीचे टेम्परेचर के हिसाब से। तो इस कारण भी ये थोड़ा सा मतलब इसमें हलचल होता रहता है, जिसके कारण ये जो तारा का स्थिति है ये भी परिवर्तन आपको नज़र आएगा। तो फिर आपको लगेगा कि वो तारा जो है वो टिमटिमा रहा है। तो वो घटना पूरा है वही यहाँ पे आप दिया हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। जैसे आप दिया है कि आग या भट्ठी के ऊपर जब आप देखते हैं तभी आपको लगता है कि जो कैसा दिखाई देता है, आप देखें ना झिलमिलाता हुआ। या गर्मी के दिन में देखें, जब खेत में देखेंगे तो आपको लगता है कुछ झिलमिला रहा है। तो उसमें भी क्या होता है कि जो गर्म गैसें हैं जब गर्म होती हैं तो वो ऊपर उठती हैं, तो नीचे जो है सघन माध्यम क्रिएट हो जाता है और ऊपर विरल माध्यम जो गैसें हल्की हो जाती हैं ऊपर चली जाती हैं। तो उसमें भी अपवर्तन का घटना ही होता है, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी अलग अलग हो जाती है, तो वहाँ पर भी अपवर्तन ही होता है। आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है, गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की या कम सघन होती है, तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तनांक माध्यम की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है। इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार यह अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन करता है। पृथ्वी के वायुमंडल के प्रकाश के कारण प्रकाश का अपवर्तन यही होता है। मतलब जो अभी मैं बताया तारों का टिमटिमाना, तो तारों का टिमटिमाना एक बृहत स्तर की ऐसी परिघटना है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या किस प्रकार कर सकते हैं। तो व्याख्या में ऊपर कर दिया, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कोई व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति पृथ्वी पर ही होंगे, पृथ्वी के ऊपर क्या है, वायुमंडल है मान लेते हैं। चलिए पृथ्वी तो ऐसे है ना, यहाँ थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ऐसे वायुमंडल है। वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या मिलेगा, तो विरल माध्यम में मिलेगा। मतलब नीचे आएंगे तो अपवर्तनांक बढ़ता हुआ जाएगा। अब तारा ये है, यहाँ से रोशनी आ रही है, जैसे इसमें प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अभिलंब मान लेते हैं ऐसे, इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो अब इसको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखें तो इसको लग रहा है कि ये ऐसे कहीं से इधर से आ रहा है, मतलब यहाँ से कहीं से ये आ रहा है प्रकाश। तो इसको आभासी स्थिति दिखाई देता है। जो जो भी व्यक्ति यहाँ पे रहेगा, तो ये चूँकि
स्थिर नहीं है वायुमंडल, तो वो फिर तारे क्या होने लगते हैं, वो प्रतीत होते हैं टिमटिमाते हुए। तो ये पूरा यहाँ से आप देख सकते हैं, चाहे तो इसको पढ़ लीजिए, मैं इसको अभी ऊपर पूरा बता दिया। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। चलिए, तारों को तो समझ में आ गया कि वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है तो उसमें टिमटिमा रहे हैं, तो ग्रह फिर क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो देखिए, चूंकि जो ग्रह हैं वो तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। इसका क्या मतलब है कि ये जो घटना देखने को मिलती है, ये पॉइंट सोर्स जो है, बिंदु स्रोत, उन्हीं में जनरली देखा जाता है। लेकिन जो चूंकि ये ग्रह जो हैं, ये ग्रह काफ़ी पास में ही है, तो ग्रह को माना जा सकता है कि ये एक बड़ा स्रोत है। अब बड़ा है तो इधर से भी कहीं से प्रकाश आ रहा होगा, इधर से भी, इधर से भी। अब सबको जब एक ही में मिला देंगे तब फिर ये पता भी नहीं चलेगा, ये इधर मुड़ रहा है तो हो सकता है इधर इसका मुड़ रहा होगा, ये इधर आ रहा है, ये इधर, ये इधर, इधर, सबको एक हिसाब से देखेंगे तो फिर ये पूरा स्थिर लगने लगेंगे। तो ये टिमटिमाते हुए नहीं नजर आते हैं। जबकि पॉइंट सोर्स, ये चूँकि तारे बहुत दूर होते हैं, तो वो पॉइंट सोर्स की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब बिंदु स्रोत छोटे से, तो इसलिए उनमें वो चीज़ें, घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। तो यही यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा कि यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकार के स्रोतों का संग्रह मान लें, तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान जो है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाएगा। तो ये कारण है। अब देखिए, एक घटना ये है कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, मतलब सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त हो जाने के बाद तक सूर्य दिखाई देता है। वो कितने समय तक, तो लगभग 2 मिनट तक। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्योदय से कितने मिनट पूर्व सूर्य हमें दिखाई देने लगता है, तो 2 मिनट पूर्व। सूर्योदय कितने बाद तक दिखाई देता है, तो 2 मिनट बाद तक। अब क्यों दिखाई देता है, तो ये भी घटना वही वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको केवल ये याद रखना है कि जो सूर्योदय से पूर्व या सूर्योदय के बाद तक सूर्य दिखाई देता रहता है 2 मिनट तक, तो वो किस घटना पर आधारित है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना पर। अब क्यों होता है, तो यहाँ देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि सूर्य जो है यहाँ है, वास्तव में सूर्य कहाँ है, यहाँ पे है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश की, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर अभिलंब ऐसे है, एन डैश अभिलंब ऐसे है, तो फिर इसको सूर्य का जो ये प्रकाश इधर जा रहा है, इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, मतलब इधर, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गया। अब झुका तो चूंकि अब डेंसिटी और चेंज होता रहता है, और नीचे जाएंगे तो और बढ़ता जा रहा है, तो ये और झुकता हुआ ये ऐसे जा रहा है। और अंत में जहाँ पे यहाँ पे कोई यदि व्यक्ति खड़ा है इस पॉइंट पर, तो इसको कहाँ से नजर आएगा, इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे इस वाले लाइन पर, तो इसको दिखेगा कि ये कहीं से इधर से ये लाइन आ रही है जो लाइट है। तो ये जो एक्चुअल में सूर्य यहाँ पे है वो इसको दिखाई देगा यहाँ पर, मतलब और ऊपर दिखाई देने लगेगा, सूर्योदय से पहले उसको दिखाई देने लगेगा। इसी का जस्ट अपोजिट होगा शाम के समय में, कि सूर्य तो चला जाएगा नीचे, लेकिन फिर भी उसको लगेगा कि अभी ऊपर ही है। तो वो 2 मिनट तक ये घटनाएं होती रहती हैं। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, आपको केवल ये याद रखना है कि ये किस पर आधारित है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन पर। चलिए, अब आ गया प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये क्या होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन आप क्लास 9th के बुक में भी देखे होंगे कि जब प्रकाश के किरण किस छोटे छोटे कणों से टकराता है तो फिर वो अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाता है। वही अगर सामान्य लेमैन की भाषा में कहें तो बिखरना एक प्रकीर्णन कहलाता है। तो प्रकाश, चूंकि आपको पता है कि वायुमंडल में बहुत से कण हैं, वायु के कण या फिर धूल के कण, तो उनसे जब प्रकाश टकराता है तो फिर अलग अलग डायरेक्शन में वो बिखर जाता है। वही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इस पे आधारित कौन कौन सी घटना है, तो वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं, आकाश का नीला रंग दिखाई देना, गहरे समुद्र का जल जो है वो भी आप नीले जैसा दिखाई देता है, या फिर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ, यानी कि सूर्य जो लाल दिखाई देता है, सूर्य कैसा दिखाई देता है सुबह और शाम को, तो लाल दिखाई देता है। ये किस पर घटना आधारित है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर। तो मुख्य ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ये घटनाएं आपको याद रखना है, कौन कौन सी घटनाएं जो हैं। या फिर आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर। गहरे समुद्र का रंग पूछे कि नीला क्यों दिखाई देता है, वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन पर। सूर्य का लाल दिखाई देना सुबह या शाम को, वो भी किस पर, प्रकाश के प्रकीर्णन पर। अब एक और क्वेश्चन आता है कि आकाश का मतलब अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश का रंग काला दिखाई देता है, वो किस पर आधारित है, तो वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही आधारित है। टिंडल प्रभाव किस पर आधारित है, तो वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही आधारित है। इतनी घटनाएं जो है ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि
पिछली कक्षा में आपने कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में पढ़ा था। कोलाइडी कण आप जानते हैं जो सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब वायुमंडल के हिसाब से अगर देखा है तो वायुमंडल में जो फैले हुए धूल के कण हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता है, तथापि किसी कोलाइडी विलयन में जहां कणों का साइज अपेक्षाकृत बड़ा होता है यह मार्ग दिखाई देने लगता है। तो वही कह रहा है कि जब कोलाइडी विलयन में जब कणों का साइज बड़ा हो जाता है तो उसमें उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। जैसे आप कुछ जल में दूधिया घोल करके उसमें लाइट जलाएंगे तो वो पूरा दिखाई देगा कि लाइट कैसे जा रहा है। जबकि आपको पता है कि जो प्रकाश है उसको हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसमें दिखाई देता है। या फिर अंधेरे में आप कोई पतले होल से लाइट गुजारें तो वो भी दिखाई देता है उसका मार्ग। तो वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आपको पता है कि उसमें कण है वायुमंडल में, तो वो उस वहाँ पे प्रकाश को स्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं, वही हम लोगों के आँख में पहुँचता है तो फिर उसी को हम लोग देख पाते हैं। तो मेन कारण वही टिंडल प्रभाव उसी को कहते हैं कि जो मार्ग दिखाई देता है उसी मार्ग का जो घटना है उसी को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। जो किसके द्वारा होता है? जो निलंबित कण है, सस्पेंडेड कण है, उन्हीं के द्वारा। अब देखिए इसमें एक घटना ये होती है कि ये क्वेश्चन आता है कुहासे में जो है हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, किस कारण? तो वो भी घटना किसके कारण है? वो भी स्कैटरिंग के कारण। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कुहासा के समय में दिखाई नहीं देता है, सामने का पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, तो वो किसके कारण? तो स्कैटरिंग के कारण ही होता है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो किस कलर का प्रकीर्णन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? तो वो जो कण किस साइज के हैं उस पर डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पे दिया है कि अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्यतः नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। तो देखिए इसीलिए वायुमंडल में चूंकि बहुत छोटे छोटे कण हैं धूल के या फिर गैसों के, तो इसीलिए वहाँ से नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जबकि बड़े साइज के कण जो है अधिक तरंगदैर्ध्य दे के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, मतलब जैसे आपका रेड हो गया तो वो प्रकीर्णित। लेकिन जब सभी साइज के जो अगर दे दिया जाए कि यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तब प्रकीर्णित प्रकाश कैसा होगा? श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। तो समझ सकते हैं कि जब बहुत बड़े कण होंगे तो फिर वहाँ से श्वेत प्रकाश आपको देखने को मिलेगा। श्वेत मतलब सभी तरंगदैर्ध्य, जिसमें दृश्य प्रकाश के जितने भी तरंगदैर्ध्य है वो सभी होंगे। तो एक तो यहाँ से चलिए एक निष्कर्ष निकला कि कणों के साइज पर निर्भर करेगा कौन सा प्रकाश या कौन सा रंग जो है वो प्रकीर्णित होगा। उसके लिए एक रेले का फार्मूला है, ये फार्मूला से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। जो प्रकीर्णित प्रकाश का इंटेंसिटी होगा उसको मैं आई से दिखा दे रहा हूँ। प्रकीर्णित, स्कैटरिंग लिख देता हूँ। स्कैटरिंग इंटेंसिटी आई जो होगा, यहाँ से आई लिख देता हूँ। आई किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो ये लेमडा के पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा गया भी है अलग अलग एग्जाम्स में कि जो स्कैटरिंग इंटेंसिटी होगा वो किस पर निर्भर करेगा? तो उसके तरंगदैर्ध्य पर। आपको पता है कि तरंगदैर्ध्य किसका अधिक होता है? तो रेड कलर का। तो यानी कि रेड कलर का तरंगदैर्ध्य अधिक है, तो तरंगदैर्ध्य लेकिन बटे में है, तो जब ये अधिक है तो फिर आई क्या होगा? कम होगा, मतलब ये कम प्रकीर्णित होगा। तो सीधे सीधे इससे निकाल सकते हैं निष्कर्ष कि रेड कलर का तरंगदैर्ध्य अधिक है तो उसका प्रकीर्णन कम होगा, इसीलिए वो सीधे निकल जाता है, दूर तक चला जाता है, वो प्रकीर्णित नहीं होता है। इसीलिए अब देखिए चूंकि वायलेट कलर है या ब्लू कलर जो है उसका तरंगदैर्ध्य कम होता है, लगभग 4000 के आसपास एंगस्ट्रॉम में। तो तरंगदैर्ध्य अधिक है तो उसका इंटेंसिटी क्या होगा? उसका इंटेंसिटी देखिए तरंगदैर्ध्य यहाँ पे देखा है तो अधिक कर रहा हूँ, तरंगदैर्ध्य वायलेट कलर का कम है या फिर नीले कलर का भी कम है तो इंटेंसिटी अधिक होगा। स्कैटरिंग का इंटेंसिटी में कह रहा हूँ, मतलब ये सबसे अधिक प्रकीर्णित कौन सा होगा? तो सबसे अधिक प्रकीर्णित कहा जाए देखिए लाल जो होगा ये सबसे कम प्रकीर्णन होगा, कम प्रकीर्णन। और आपका ब्लू या फिर वायलेट, अगर चलिए यहाँ पे मैं नीला लिख दे रहा हूँ क्योंकि आकाश का बात हो रहा है, तो नीला क्या होगा? अधिक, नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं क्यों हो रहा है, इसी फार्मूले पर डिपेंड है। अब बाकी यहाँ पे आप देख लिए कणों के साइज पर भी निर्भर करता है, लेकिन ये फार्मूला एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेमडा के पावर 4 ये भी याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट स्टेटमेंट में दे देगा कि किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसे लिख देगा ऑप्शन में। तो ये फार्मूला यदि आपको पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। और ये भी जितनी घटनाएं हो रही हैं, कौन सा कलर ज़्यादा मुड़ रहा है, कौन सा कम मुड़ रहा है, वो भी सब यहाँ से आप डायरेक्ट इस फार्मूला से बता सकते हैं। जैसे
अब मैं वही घटना ऊपर जो जो हुई है उनको मैं यहीं पे थोड़ा चर्चा कर दे रहा हूँ कि अब देखे थे क्या क्या हुआ था यहाँ से। हाँ, आकाश का रंग नीला दिखाई दिया। अब नीला क्यों दिखाई दिया, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर है ये पृथ्वी, इसके ऊपर वायुमंडल है, इधर से मान लेते हैं कि इधर है सूर्य, ऐसे सूर्य से ऐसे रोशनी पहुँची इधर वायुमंडल में पहुँची, वायुमंडल में पहुँची तो आपको पता है क्या होगा, इसमें बहुत से कण हैं, कण से टकराया और टकराने के बाद इसमें चूँकि पता है कि सूर्य के प्रकाश में सातों रंग है, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होगा। यहाँ मान लेते हैं कि आप खड़े हैं, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होगा, तो फार्मूला बताया आई किसके अनुक्रमानुपातिक 1/λ के पावर 4। तरंगदैर्ध्य सबसे जिसका कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तरंगदैर्ध्य सबसे कम, तरंगदैर्ध्य बताया था कि लेमडा वी, ऐसे सीरियल नंबर से जाते जाते लेमडा आर, सबसे अधिक आर का होता है, मतलब रेड कलर का, सबसे कम वायलेट का, ऐसे सीरियल नंबर से ही रहेगा। तो जिसका कम किसका कम, तो ब्लू का, क्योंकि ब्लू भी इसी के बीच में तो आएगा ना, तो ब्लू का कम है तो ब्लू का स्कैटरिंग सबसे अधिक होगा, तो ब्लू ही इधर दिखाई देता है। ऐसे स्कैटरिंग होकर के यहाँ पे कौन सा कलर पहुँच रहा है, नीला पहुँच रहा है, बाकी रेड ऐसे सीधे निकल जाएगा, मतलब निकलने का तो इधर चला जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं नीला, इसीलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई दे रहा है, नीला दिखाई दे रहा है। जबकि जब आप अंतरिक्ष में या बहुत ऊपर जहाज में उड़ रहे हैं तो वहाँ पे जो वायुमंडल है ये नहीं रहेगा, मतलब कम रहेगा, कम स्कैटरिंग होगा, तो वहाँ पे जितना प्रकाश सूर्य का है वो सीधे निकल जाएगा, स्कैटरिंग होगा ही नहीं। तो स्कैटरिंग जब नहीं होगा तो आपके पास कोई रंग आएगा ही नहीं, जब कोई रंग नहीं आएगा तो फिर आप काला दिखाई देगा। तो इसीलिए आकाश का रंग काला दिखाई देगा, किसको, अंतरिक्ष यात्रियों को। समुद्र का रंग आप जब गहरे समुद्र का देखेंगे तो कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। वही सीधे यहाँ पे ये ऊपर से दिखाए हैं, अब उसको नीचे से आप देख लीजिए, समुद्र में यही कंसेप्ट लगा के। सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो सूर्य का लाल दिखाई देना, तो इसका क्या कारण है, देखिए आप, क्योंकि ये तो दिन के समय का ये दिखा रहा है जब वायुमंडल साफ है तब, लेकिन फिर से यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, ये पृथ्वी है, इसके ऊपर यहाँ पे ये वायुमंडल है। सूर्योदय होगा तो जाहिर सी बात है सुबह ही तो होगा ना, एकदम ऐसे निकलेगा जमीन के अंदर से, जमीन के अंदर से नहीं निकलता है, समझने के लिए बता रहा हूँ। अब सूर्यास्त के समय इधर पहुँच जाएगा, एकदम जाए कहीं समुद्र में डूब रहा होगा चलिए छोटे बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो समुद्र में कहीं डूब रहा होगा, समुद्र से निकल रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में वैसा नहीं है। हाँ, तो होगा क्या, यहाँ से प्रकाश की किरण मान लेते हैं कि ऐसे आ रही है, आप यहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, और प्रकाश की किरण ऐसे आई। अब आने के बाद क्या होगा, तो आने के बाद यहाँ पे स्कैटरिंग स्टार्ट हो जाएगा, प्रकीर्णन स्टार्ट हो गया। जब स्टार्ट हो गया तो सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका हो गया, सबसे अधिक हो गया किसका, तो नीले ब्लू जो भी उधर हैं, तो इधर हो गया नीला, यहीं पे स्कैटरिंग हो गया इसका, बचा कौन, बचा कौन, तो ऐसे होते होते नीला का होगा, फिर सीरियल नंबर से जो भी और आप जानते हैं, इसमें सीरियल नंबर से पहले वायलेट का हो गया, फिर इंडिगो का हो गया, फिर ब्लू का होगा, फिर ग्रीन हो जाएगा, फिर येलो हो जाएगा, फिर रेड, ऑरेंज हो जाएगा, अंत में कौन बचेगा, रेड बचेगा। तो अंत में कौन पहुंच रहा है, यही पहुंचेगा, इस सब का स्कैटरिंग होते होते अंत में आपके पास कौन पहुंचेगा, तो रेड ही केवल पहुंचेगा, इसीलिए आपको क्या दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे फिर श्वेत हो जाता है। यही घटना इधर से भी हो जाएगी, इधर मतलब सीधे इसको उल्टा कर दिए इधर, तो आपको फिर शाम को भी, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। तो इतनी घटनाएं आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचे थे। आकाश का काला रंग, देखिए वही दिया है कि वायुमंडल ना हो तब प्रकीर्णन होगा ही नहीं, तो आकाश काला दिखाई देगा। सिग्नल को कैसा रंग देते हैं, तो लाल रंग देते हैं, ताकि इसका स्कैटरिंग सबसे कम हो तो दूर तक दिखाई दे, और ये धूल और कुएरे में मतलब धुएँ में भी दिखाई देता है, इसका कारण है। चलिए अब ये चैप्टर तो इस हिसाब से ख़त्म हो गया। क्या क्या सीखे हैं, तो समंजन क्षमता सीखे थे, इसमें नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, दूर पॉइंट आपका अनंत होता है, और दोष पड़े 2-3 तरह के। यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस भी मैं बता दिया था कि शंक्वाकार सेल्स की जिनमें कमी होगी उनमें कलर ब्लाइंडनेस होगा। किस कलर सामान्यतः नहीं देख पाते हैं, तो सामान्यतः कलर ब्लाइंडनेस में, कलर ब्लाइंडनेस सामान्यतः देखा जाए तो हरा हो गया, लाल हो गया, सामान्यतः देखा जाए तो जनरली हरा लाल में ही उसको नहीं दिखाई देता है, होता तो वैसे सभी कलर का हो सकता है, लेकिन सामान्यतः देखा है तो इसी कलर का। इसीलिए जब इसका टेस्ट होता है कलर विजन टेस्ट, तो वहाँ पे देखेंगे कि ऐसे डॉट 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 डॉट, तो यही कलर ज़्यादातर उसमें दिए जाते हैं।
विक्षेपण भी पढ़ लिए, लाल हरा पीला क्यों होता है वो देख लिया। अब चलिए अभ्यास प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं। कह रहा है कि मानव नेत्र या अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाना कारण है किसके द्वारा? तो सीधे सीधे कह रहा है कि जो फोकस दूरी घटाना बढ़ाना या समायोजित करना किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा ये तो बताया तो था, या कि क्यों हो पाता है। तो क्यों हो पाता है यहाँ पूछा तो समंजन क्षमता के द्वारा होता है, जाहिर सी बात है। यहाँ तो वही ऑप्शन हो जाएगा, समंजित या समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह कहलाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कार्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। कहाँ बनता है? दृष्टिपटल। इसी को रेटिना कहा जाता है। इसलिए मैं कहा कि दोनों नाम आपको याद रखना है, रेटिना या फिर दृष्टिपटल, कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में। कह रहे तीसरा कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, मतलब न्यूनतम दूरी पूछा है। तो न्यूनतम कितना होता है? आप थोड़ा मीटर सेंटीमीटर को भी ध्यान देना है। तो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। दूर बिंदु पूछेगा तो दूर हो जाएगा अनंत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चौथा, अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अब यहाँ पे सीधे कह रहा है किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है फोकस दूरी में। तो बताया था किसके द्वारा? पक्षमावी मांसपेशियों द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमावी मांसपेशियों, जिस पर लेंस आपका टिका रहता है ऊपर नीचे से, वही इसको समायोजित करते हैं उसके फोकस दूरी को। पांचवा क्वेश्चन क्या दे दिया हो? क्या किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए, कौन सा दूर की दृष्टि को, मतलब उसे दूर दृष्टि दोष है, संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपने निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर की क्षमता की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? पहले दूर की दृष्टि के लिए और दूसरा निकट की दृष्टि के लिए। सीधे सीधे कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है लेंस की फोकस दूरी। डायोप्टर मतलब क्षमता दिया हुआ है और फोकस दूरी पूछ रहा है। तो फार्मूला बताया था पिछले चैप्टर में कि यदि आपको लेंस का क्षमता पूछे तो P बराबर होता है 1/f, जब f किस में हो? मीटर में हो। और यही अगर सेंटीमीटर में है तो P बराबर 100/f, जब f किस में हो? सेंटीमीटर में हो। यहाँ पे मीटर था, रख दीजिए फार्मूला में सीधे। यहाँ से फोकस दूरी पूछा तो f निकाल लीजिए, f इधर आ जाएगा, p नीचे हो जाएगा, बटा में रख दीजिएगा, आ जाएगा दोनों का फार्मूला। मतलब सीधे रख के सॉल्व करना है, f का मान आपको निकालना है। यहाँ से आप निकाल लीजिएगा सॉल्व करके। चलिए छठा देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता निकालना है। क्षमता आपसे P पूछा है और प्रकृति तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे। क्या कहा है? निकट दृष्टि दोष, फार्मूला आपको बताया था, दूना निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। तो इसका आंसर तो हो गया कौन सा? अवतल लेंस। चलिए अब कह रहा है कि क्षमता भी निकालना है। P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है 1/f, जब f किस में हो? मीटर में हो। यहाँ पे किस में दिया है? सेंटीमीटर में दिया है। तो ये हो जाएगा P बराबर 100/f, लेकिन f तो आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ तो f डायरेक्टली दिया नहीं है। तो एक कंसेप्ट आप याद रखिएगा कि देखिए जहाँ हम लोगों को वस्तु रखना है उसे क्या मानते हैं? उसे मानते हैं u, और जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा उसे मानते हैं v। तो यहाँ पे अब u और v क्या, चूँकि आपको पता है f निकालने के लिए क्या चाहिए? f निकालने के लिए हम लोगों को फार्मूला पता है लेंस का, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे v और u चाहिए। अब चूँकि इस वाले केस में दिया है कि उसका दूर बिंदु जो है नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर पे। आपको पता है दूर बिंदु होना कहाँ चाहिए? तो दूर बिंदु होना चाहिए अनंत पर। शुरू में बताया था कि दूर बिंदु कहाँ होता है? अगर आँख सही है तो अनंत पे, लेकिन आ कहाँ गया है? वो 80 सेंटीमीटर दूरी पर। तो दूर बिंदु का क्या मतलब है कि वस्तु को कहाँ रखना है? दूर पर, तभी तो उसको हम लोग देख पाएंगे ना। दूर का संशोधन करने के बाद तो हम लोग को दूरी का देखना है। तो ये हो जाएगा u का मान। अब जहाँ पे प्रतिबिंब बनाना है, चूँकि उसको दिख कहाँ कर रहा है? 80 सेंटीमीटर का, तो प्रतिबिंब यानी कहाँ बन रहा है उसके द्वारा? तो उसके द्वारा ये प्रतिबिंब 80 सेंटीमीटर में बन रहा है। अब ये सभी लेंस के बाएं तरफ ही होते हैं, तो इसलिए सभी माइनस में हो जाएंगे, u भी माइनस में और v भी माइनस में। तो सीधे यहाँ पे रख लीजिए फार्मूला में, f निकल जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा 1/v। v का मान क्या है? -80 सेंटीमीटर।
और -1/u का मान इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से जब भाग देंगे तो आई हो जाएगा 0। तो क्या बन गया, f बराबर -80 सेंटीमीटर। f का मान कितना आ गया, -80 सेंटीमीटर रख दीजिए यहाँ पर। माइनस का क्या मतलब है, माइनस आपको बताया था किसके लिए आता है, माइनस जब आए तो अवतल लेंस है, सीधे सीधे यहाँ से अभी पता चल गया कि अवतल है। अब रख दीजिए यहाँ पे, सीधे आ जाएगा p का मान कर देंगे 100/80, तो जितना आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यदि आप मीटर में अब जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट चित्र बना के दिखाना है, तो चित्र चलिए बना लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन करें कि एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु इतना है, दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता पूछा है, p का मान। यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर है। देखिए निकट बिंदु इसका इतना है, उसको दोष कौन सा है, दूर दृष्टि दोष है। तो दूर दृष्टि दोष है तो उसको दूर का दिखाई दे रहा होगा, निकट का नहीं दिखाई दे रहा है। तो निकट का कितना तक का नहीं दिखाई दे रहा है, 25 सेंटीमीटर। जब निकट का नहीं दिखाई दे रहा है तो यानी कि हम लोग को वस्तु उसका संशोधन करके नेत्र को निकट का दिखवाना है, मतलब वस्तु को रखना है हम लोग को 25 सेंटीमीटर पर, तभी तो उसको दिखाई देगा। प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, उसको प्रतिबिंब बनाना है 1 मीटर दूर। प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, 1 मीटर दूर। तो ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा u। u कितना हो गया आपका, अब सभी को u को माइनस में ले लेंगे और v को भी माइनस में, चूँकि बाएं साइड ही बनता है। फिर वही फार्मूला लगाएंगे जो ऊपर लगाए थे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या क्या दिया है इसमें। दिया है u बराबर -25 सेंटीमीटर, v बराबर दिया है -1 मीटर, या 1 को 100 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। आपसे पूछा है f, तो पहले f निकाल लीजिए, फार्मूला ये दिया हुआ है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और क्षमता p बराबर फिर निकाल लेना है 1/f, f किस में, जब मीटर में रहेगा तब, या फिर 100/f, f किस में हो जाएगा तब, सेंटीमीटर में। तो सीधे सीधे यहाँ से निकाल लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, बता दूंगा। चलिए बाकी कह रहा है कि स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं, तो बता दिया हूँ। जब हम नेत्र को किसी वस्तु की दूरी को बढ़ाते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्यों नहीं टिमटिमाते, तो ये सभी का आंसर ऊपर मिल गया। अंतरिक्ष यात्रियों को नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे स्कैटरिंग होता ही नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये चैप्टर हो गया समाप्त। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर बचा है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद।